हो गई है ना, वो एक आध दिन हमने करनी। साड़ी गल हो गई। जी जुनैर भाई। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अरे वाह। ये ले लें, अपने पास में ही रख लें इसको सेंटर। सफेद झंडा आगे वो भी आ गई। चले जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं। पहले तो उस्मान साहब ने एक वर्किंग की है कंपैटिटर एनालिसिस के ऊपर कुछ, तो लेट्स सी कि वो कि क्या उसके अंदर फाइंडिंग्स हैं। कुछ को इन्होंने एक्सेस किया है और तकरीबन 7 को मैंने की ट्राई किया था एक्सेस करने का, बट सिर्फ एक ने रिस्पॉन्ड किया। with them but couldn't explore their real customer to collect feedback. I also browse their websites and LinkedIn profiles. Okay जी। ये है NE के सर्विसेज, ये कहाँ पर होते हैं? ये इधर पाकिस्तान बेस्ड है। लाहौर में। जी लाहौर में। और तो क्या आपने इनको सारों को बता देना किस तरह से आपने इनको अप्रोच किया? इनको मैंने अप्रोच किया एज एन इंक्यूबेटर। ये हमारे पास टेक के स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। और एक्सेलरेटर्स हैं, तो ठीक उसके है। लिए हम पिच करते हैं उनको सीपीएस या बुक कीपिंग फर्म्स। ठीक है। तो उसके लिए हमें जो लोकल हमारी वहाँ पे यूएस में फर्म्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर ऑफशोर फर्म्स ठीक है। प्रोवाइड बुक कीपिंग ठीक सर्विसेज है, टू। तो आपने ये आपको कस्टमर समझ के, तो आप इन्होंने आपको इतना टाइम दिया? एग्जैक्टली ओके जी। हाफ एन आवर की कॉल। ठीक है। कोई क्या महसूस हुआ आपको बातचीत करके इनके साथ? हाँ, ये मेरे करने वाली चीज है, आई कैन बी सक्सेसफुल इन दिस। या नहीं यार, समझ नहीं लग रही, कैसे करेंगे? क्या आपकी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है? मतलब इस इन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, अपवर्क पे प्रोफाइल बना के, और छोटे छोटे स्टार्टअप्स की एनुअल बेसिस पे बुक कीपिंग करके। ठीक है। तो वहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया, और अब इनके पास हाईली क्वालिफाइड स्टाफ भी है और नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। गुड। और 7 to 8 इनके पास पार्टनर्स हैं जिनके साथ सीपीएस के साथ इन्होंने पार्टनर किया हुआ डिफरेंट स्टेट्स में। गुड। तो इसका मतलब उन स्ट्रेटजीज पे वी आर ठीक, वी आर राइट Yep. कि हम सीपीए फर्म्स के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इनको क्लाइंट डायरेक्ट सीपीए ला के दे, ये खुद डायरेक्ट लेते हैं या सीपीए देता है? कह रहे हैं दोनों तरह से आते हैं। और दूसरी तरह से ये कैसे लाते हैं, डायरेक्ट जो लाते हैं? डायरेक्ट जो लाते हैं वो कुछ तो कह रहा है कि हमारी जो प्रोफाइल बन चुकी है अपवर्क की उसके थ्रू आ जाते हैं। ठीक है। बाकी हम लिंक्डइन के थ्रू लगाते हैं और वहां से लेते हैं। वेरी गुड। सारी बातें वो कि आपको डायरेक्ट बता दी आराम से। हाँ जी। सारे कस्टमर उनके ऑनलाइन है, यानी कि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। लोकल कोई कस्टमर नहीं है। सारी ऑफशोर है ये। अच्छा जी, 100 से 200 फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज, ये क्या है? ये पर एनम है, पर मंथ का कह रहे थे। ओके। और उसके अंदर क्या कुछ कवर करते हैं ये? सो बेसिक बुक कीपिंग करते हैं। तो स्टार्टअप्स की वो कह रहे थे कि नॉर्मली ऐसे होता है कि स्टार्टअप्स क्योंकि वो ज़रा फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं, तो इस वजह से वो दे ट्राई के वो मंथली बेसिस पे हमें जो है वो इंगेज नहीं करते। वो एट द एंड ऑफ द ईयर जिस वक्त उनकी रिटर्न जानी होती हैं, उनके क्वांटम ऑफ वर्क कम होता है, सो उस टाइम पे हमें पकड़ाते हैं कि अभी लेट्स से अगर $100 भी उनको देने हैं तो 1200 बन जाते हैं तकरीबन। तो वो 1200 में रिटर्न भी फाइल करवा लेते हैं और बुक कीपिंग भी करा लेते हैं। 1200 में यानी $500-600 वो देते हैं बुक कीपिंग के लिए कि आप ठीक। कर दें पूरे साल की, ठीक है। और $500 वो देते हैं कि रिटर्न फाइल कर दें आप पर मंथ एनुअली। ये एनुअल होती एनुअल $500 $500 देते हैं कि जी आप हमारी बुक कीपिंग पूरे साल की करते हैं। पूरे साल की। है, यानी काम आपने एक महीने ही बैठ के करना है? बुक कीपिंग तो खुद करते हो ना, हो ही नहीं रही बुक कीपिंग। वो मैनुअली अपने पास ऑफलाइन एक्सेल शीटों में कुछ ना कुछ भर लेते हैं ना।
उसको फिर फॉर्मलाइज करना, कैटेगराइज करना, लेजर्स में कन्वर्ट करना। कोई भी टूल हो सकता है, हाँ प्रॉपरली नहीं मेंटेन हो रहा, एंट्री की या तो बस प्रॉपरली नहीं भी मेंटेन हो रहा तो वो उनको पकड़ा देते हैं कि वो आप ओके। उसी तरह। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इसके अंदर ये ऑफरिंग ये करते हैं, लेकिन टैक्स और रिटर्न फाइलिंग ये खुद नहीं करते। ये जी पार्टनर से कराते हैं, बट वो इतने कैपेबल हैं कि वो खुद भी कर लेते हैं, क्योंकि ऑटोमेट हुआ हुआ है वहाँ पे, उन्होंने टूल्स लिए हुए हैं, अब उस पे हाथ, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ओके। तो वो काफी हद तक खुद ही कर लेते हैं। मतलब आप ये देख के ना, और मैं फिर आपको बताता हूँ, मुझे तो ये एक चीज प्रॉब्लम है, बताता हूँ कैसे आपका व्यू। अच्छा, आपने डेमो मांगा डेमो मैंने या कि जी मुझे एक हफ्ते के लिए थोड़ा काम करके दिखाएं, तो देन आई विल सी। नहीं, Information and ease to access on website and other social media platforms. ओके, इनको आपने विजिट कर लिया, आपने ऊपर बता दिया है। जी कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारी वेबसाइट पे नहीं है, होनी चाहिए। एग्जैक्टली ओके, नोट कर लिया आपने। जी। तो आगे उसकी डेडलाइन यहाँ पर अपने लिख दें कि मैं इनमें, ये आपके यहाँ सिलेक्शंस हैं, इसमें से मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। राइट। ठीक है, इस कॉलम में। इनके अलावा एक और भी थे जिनकी वेबसाइट मुझे इनसे भी ज्यादा बेहतर लगी, ओके उसपे सर्विसेज इनसे ज्यादा थी और ठीक है। बहुत अच्छे से। सर्विसेज चाहे आप ज्यादा ना दें, जितनी उतनी दें जितना आपका स्कोप है, जो आप मैनेज कर सकते हैं अभी, उसका इशू नहीं है। इशू ये है कि अभी आपको अपनी एक स्टैंडिंग थोड़ी सी चाहिए, एक प्रेजेंटेबल फे में चले जाए, और फिर हम अब अपने कंपैटिटर को भी फिर मजीद आपने कोई एक्सप्लोर कर। जी कर रहा हूँ, ईमेल्स कर रहा हूँ अभी भी। गुड गुड। 10+ years, ओके। चलें जी, माशाल्लाह, कहीं से शुरुआत कुछ हुई हुई है, कुछ नज़र आ रहा है कि कोई बातचीत हो रही है, तो कोई हौसला भी बढ़ रहा है। उस्मान साहब के लिए ये चीज़ बहुत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी कि क्योंकि इस इनका ये सबसे पहला इस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला था। तो जो पोस्ट रेवेन्यू कंपनीज वैसे हैं इंटरनेशनली जैसे आप लोग, उनके लिए शायद ये एक बहुत बड़ी चीज़ ना हो, बट फॉर हिम, जहाँ से ये शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। तो नाउ नेक्स्ट के अब हम, आप कंपैटिटर और पोटेंशियल कस्टमर को अब पैरेलल में थोड़ा अगर अप्रोच कर लें, क्योंकि अब हमारा आपका उस कस्टमर के साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है। क्या अभी आप स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, मैंने कस्टमर को कैसे एक्सेस करना है? नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पहले कोई मतलब डेमो हो, या एटलीस्ट वेबसाइट ही जिस तरह से इन्होंने बनाई है अभी आपकी एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में है, उस पे ना जाएं, कुछ नहीं होता। प्रेजेंटेबल है, बट आई थिंक कि जो चीज़ें इन्होंने कवर की हैं वो होनी चाहिए उसकी। देखिए, अभी हम कस्टमर डिस्कवरी कर रहे हैं, अभी हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं। हम तो कस्टमर का पेन पॉइंट ही तो जानना चाह रहे हैं। सर्वे करेंगे अभी। हाँ, तो उसमें हम उनको, आप कुछ भी कह सकते हैं ना, मैं डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ, आप सारी पोजीशन आपको बताई नहीं है, आपका वेंडर वाला हेड ना पहन कर जाएं। तो बातचीत तो करनी शुरू तो करें, लेकिन उससे पहले आपने निकालना कैसे और कांटेक्ट कैसे करना है उन्हें, कुछ सोचा है इसके बारे में? लिंक्डइन के थ्रू हो सकता अच्छा, ये जुनैर भाई, ये जो लिंक्डइन आप लोग सेल्स नेविगेटर यूज कर रहे हैं, उसमें आप फिल्टर लगाते हैं और आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है 25,000 20,000 की, वो लिस्ट इंपोर्ट हो सकती है, उसमें ईमेल आईडी जाते हैं साथ, है। और वो इंपोर्ट हो जाती, एक्सपोर्ट हो जाती है, सॉरी इंपोर्ट कह रहा हूँ। एक्सपोर्ट आई थिंक नहीं होती, एक्सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है, वो रहता उधर ही है। हैं? स्क्रैपर वाला लिख सकते हैं उसको, तो उधर नजर आ रहा है है। सामने। उमर भाई ने अब कोड बनाया हुआ है जिसपे उन्होंने एक दफा एमएस पार्टनर्स के ना निकाले थे कॉन्टेक्ट वहां से, वो हॉटस्पॉट में डाले थे उन्होंने, वहां से टूल चला के अच्छा, वो सारी डिटेल्स। इंटीग्रेशन से एग्जिस्ट करती है। ये हब स्पॉट के साथ अगर उसको कुछ कर लें तो चीजें निकल आएंगी। क्योंकि अगर आप प्रीमियम नहीं यूज कर रहे, तो अगर वो यूज कर रहे हैं, तो फिलहाल आप पैसे बचाएं, और बचाए इसके कि आप करें, आई मीन सेल्स कैंपेन प्रॉपर चलाएं और वहां पे पैसे लगाएं। ये एक अपना, आपको एक प्रीमियम के ऊपर एक क्यूरी लगा देंगे आपके फिल्टर के हिसाब से, वो डाटा ले लें और उसको फैच करके देख लें, आपके पास एक्सेल शीट में अगर सबकी वो आ जाती है, तो आप 10-10 15-15 करके ईमेल्स भेजते हैं। मैं
एक्सपोर्ट का कोई ना कोई तरीका होगा, ठीक है, या तो इंटीग्रेशंस के साथ डायरेक्ट होगा या तो आपको एसडीके के थ्रू आप कर ही सकते हो। थोड़ा इस पे एक्सप्लोर कर लेना Explore- राशिद भाई, ये आपको भी मेरा ख्याल है लेना चाहिए, क्योंकि अकेला अकेला जाके लिंक्डइन पे कांटेक्ट करना ये काफी टीडियस काम है, इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप एक फिल्टर लगाते हैं और आपके सामने 20-25 हजार लोगों की लिस्ट आ जाती है, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। और इसमें एक पता वाली बात ये है कि जो जिस समय पहले हम लोग क्वेरी लगा रहे थे आईसीपी के अगेंस्ट, अब डॉक्टर साहब ने कल बैठ के हमारे साथ वो फिल्टर ही हमने सोचने का अंदाज डिफरेंट बताया, कि आप पहले इस तरह से सोचें, उससे जो है फिर वो हमारे पास जो रिजल्ट है या जो वो चीज़ है वो डिफरेंट आ रही है। वो अब एक बंदे की अगर एक्सपर्टीज हो गई है तो फिर वो आपसे तो भी इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा ये है कि वैसे तो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं केक खा लूँगा, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे हफ्ते में एक दफा केक खा लूँगा। नहीं तो बात जैसा कि केक की बात कैसे आएगी बीच में, मुझे समझ नहीं आई। मैं इनको सर्विस देना है कि एक्सपोर्ट करके अच्छा, उसके लिए केक जितने खा कि हमने केक खिलाने हैं वो ले ही लेते हैं। ये आपको फिर भी महंगा पड़ेगा। जी, मैं वैसे कहता हूं कि मैंने कंपैरेटिव नहीं किया, लेकिन मैंने पोटेंशियल कस्टमर के साइड से भी, तो मुझे बात समझ आई है, जो मुझे आपके साथ भी लग रहा है, मुझे अलाइनमेंट होता है वो क्या, जो स्टार्टअप जो है इसको कहते हैं स्टार्टअप, उसकी हमें कोई ना सेगमेंटेशन करने की जरूरत है। तो बिल्कुल स्टार्टअप है ना, हमें वो पैसे नहीं देती है। ये भी एक बड़ा अजीब ऑर्डर है कि साल में इतना मार्केट ऑर्डर इतनी मेहनत, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ जो कि कुछ अभी एंटरप्राइज से थोड़ी पहले हो, लेकिन स्टार्टअप के राज भाई, ये वो वाले स्टार्टअप्स होते हैं जिन्होंने अपना फाइनेंशियल कहीं ऑडिट के लिए या कहीं रेगुलर कंप्लायंस के लिए सबमिट करना होता है। अब आप एक स्टार्टअप है यहाँ पे, सपोज आपके ऊपर ऐसी कोई कदगन नहीं है, आप अपनी एक्सपेंस रेवेन्यू शीट अपने पास मैनेज करते हैं, ना कोई आपसे ना पूछ रहा है, ना आप किसी को बता रहे हैं, ना आपने कोई फंडिंग रेज की हुई है। इसके अंदर जो सेग्रीगेशन जहां से शुरू होती है ना, ये वो वाले होते हैं या तो जो पोस्ट रेवेन्यू हो चुके हों किसी थोड़े से ही, लेकिन या फिर जिन्होंने थोड़ी सी भी फंडिंग रेज की हुई है। ये ले लें, ये माइक दे रहा बात तो भी आ जाती है। जैसे हम कल बात कर रहे थे एयरलिफ्ट स्टार्टअप, मैं उसकी ना फाइनेंशियल तसली की बात कर, हाँ, कि एक स्टार्टअप है, आजकल वैसे भी फैशन है कि जी मुझे ये कहना है कि जी हम स्टार्टअप है, ठीक है, लेकिन एक स्टार्टअप जो है वो अभी वाकई अपनी फाइनेंशियल पसली उसकी इतनी पतली है कि वो ये काम नहीं करती। लेकिन अगर एक स्टार्टअप जो है उसका पोस्ट रेवेन्यू में उसने एक थ्रेशोल्ड क्रिटिकल मास क्रिएट कर लिया है, जहां अब बुक कीपिंग की फॉर्मलाइजेशन उसकी जरूरत है, मतलब वो अगर महीने की बुक कीपिंग नहीं करेगा तो वो फिर साल की एंड, एक स्टार्टअप इतनी छोटी है कि वो कहता है इतनी इतनी कम एंट्री होती है कि तुम साल के अंदर में तुम्हें करूंगा तुम कर दोगे। लेकिन एक स्टार्टअप जो है उसका मंथली टर्नओवर इतना है कि उसको मंथली बुक कीपिंग चाहिए। दैट इज आवर कस्टमर। मैं कह रहा हूँ कि उसका जो क्रिटिकल मास है ना, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या इन टर्म्स ऑफ इट्स वर्कफोर्स, व्हेन वी से स्टार्टअप ना, तो मुझे भी ये लगता है कि जब मैंने भी जब लोगों से जब बात की जो एंटरप्रेन्योर से, तो उन्होंने इस चीज को तो वैलिडेट किया कि हाँ तुम्हारी सर्विस की कीमत है, वैल्यू है, इसकी तो जरूरत है हमें। लेकिन इस बात पे वो नहीं थे कि नहीं यार अभी हम बहुत छोटे हैं, हम ये नहीं दे सकते, हम इसको खुद ही कर लेते हैं, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन यार इसका नुकसान है, हाँ वो तेरी बात ठीक है, लेकिन मतलब ये वाली बात है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये दीज आर प्रोबेबली इन अ वेरी इन्फेंट स्टेज राइट नाउ। ये हैं तो सही स्टार्टअप है, मेरा शायद थोड़ा सा सेगमेंट ऊपर होना चाहिए, जिनको इसकी वैल्यू भी हो और उसकी रियलाइजेशन भी हो। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ कि मैं आपको भी क्यों नहीं चाहता था, अगर मैं जा भी रहा हूँ ना अगर लेट से, तो बड़ा वो नाप तोल के जा रहा हूँ अपवर्क के ऊपर, या इससे पहले जो freelancer.com या ओडेस्क वगैरह जो थे, ये सारे प्लेटफॉर्म पे वो लोग होते हैं कि जिनका कॉम्पिटिटर ना फिलीपींस है या इंडिया, एशिया स्पेसिफिक जो। अब इन्होंने जो अभी सेगमेंट, मैं क्योंकि कराची में कुछ लोग हैं जो कि बाहर अपने ऐसी अकाउंट्स ही अपने आउटसोर्स करते हैं, और यूएस टैक्स लॉज वगैरह उन्होंने पढ़े में और उनके हाथ पे सेट है, और वो उनकी रिटर्न फाइल भी देते हैं। वो पर मंथ $500 मिनिमम से स्टार्ट करते हैं पर क्लाइंट, पर क्लाइंट, ठीक है। तभी मेरे लिए ये बड़ी एक वो होती है। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा इस पर एनालिसिस मैंने करके थोड़ा सोच रहा था, मैं देख रहा था कि ये इनके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे भी ये जोर लगा रहे हैं, लिंक्डइन से अब इनको कोई बहुत अच्छा क्लाइंट नहीं मिला होगा।
लेकिन इन्होंने अपवर्क से ही जिस तरह से स्टार्ट किया है, तो इनका जो कॉम्पिटिटर है वो चार्ज कर रहा होगा लेट से $10 या $10 से भी कम, $4 या $5 शायद चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना सिर्फ एक रेवेन्यू और एक कैश फ्लो मेंटेन रखने के लिए, जैसे भी कस्टमर्स मिल रहे थे उनकी रिटेंशन रखने के लिए उन्होंने उनके साथ जो है ना अपना एक सेटलमेंट, ठीक है। बट फॉर जो अपवर्क पे बैठ के जिस तरह के लोग भी ढूंढ रहे हैं, वो भी ऐसे ही ढूंढते हैं कि यार हमारा जो है बहुत ही फ्रैक्शन कॉस्ट के अंदर जो है ना हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये कि जो इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है वो क्वालिफाइड है, मैंने बल्कि वो उनको चेक भी किया, उनकी प्रोफाइल्स को भी जाके कि वाकई जिन्होंने लिखा हुआ है कि जी क्वालिफाइड है भी कि नहीं, लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल्स देखी वो भी तगड़ी है। गुड गुड। सो ऐसा नहीं है कि वो बहुत हल्का है। ये जो आप बात जिस तरह कर रहे हैं, हाँ ये दैट्स ट्रू ऑल्सो कि हमारा एक जो यूएस में हमारी कंपनी है ऑफिस, उसके लिए जिससे हम टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, उनकी वो खुद वहाँ होते हैं, लेकिन उनका बैक ऑफिस है कराची में, और यहाँ पे उन्होंने पूरी टीम सेट की हुई है, और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव हो गए कि हमने भी अब जो है ना वो ऑल्टरनेट की तरफ हम चले गए। हालांकि उसका बैक ऑफिस कराची में कराची में उसने अपना वो हाइब्रिड बनाया हुआ है, एग्जैक्टली, फिर भी वो महंगा है। वो आपको ट्रीट करता है एज ए यूएस कंपनी ना, एज ए यूएस क्लाइंट, लेकिन वो पता है, उनको पता है कि हम ऑफशोर हैं, लेकिन वो फिर भी आपको, हाँ जी, उसको बता रहा आपको जरूरत है। शुरू में उनके रेट्स ठीक थे, बट जैसे जैसे उनके काम बढ़ गया तो रेट भी ऊपर चला गया। चले, हमारी सर्विस तो कितनी हुई है, बड़ी है, कुछ भी नहीं। सर आप इजाज लैब्स वालों से रब्ता करके उनसे कौन कौन सा इजाज लैब्स, इजाज़त लैब्स? वो क्या करेगा? इजाज लैब्स भी ये बुक कीपिंग और बुक कीपिंग का तो मिला, लेकिन वो कहते हैं कि यूएस में हम आपकी कंपनी सेटअप करा देंगे और फिर उसके टैक्स रिटर्न्स भी वो देते रहेंगे। वो भी आई थिंक $400 या $500 पर मंथ चार्ज करते हैं पर मंथ। पर month। अब आगे अगर एक कंपनी शेल कंपनी बन रही है, उसका आदमी ने किस चीज के 4-5 करोड़ नहीं, आर्मी नहीं होता वो। वो शायद भाई पे कर रहे थे ना फायदे, तो उन्होंने बादशाह का स्टेप से पढ़े अच्छा, वो पता क्या होता है? मैं नहीं, वो प्रॉपर आपके बैंक अकाउंट्स में हमको ओपन करवा के देते हैं, उनका जो भी प्रोसेस है उन्होंने इजाज़ है इस वेरी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। ये मतलब एक अपनी ट्रांजैक्शन होती होगी ना, 500 किस चीज़ के ले रहे हैं? रिटेंशन के ले रहे हैं। रिटेंशन की होती है जरूरत है। ये आपकी बुकिंग या बाकी जो सही नहीं, चीजें लेकिन बुक कीपिंग तभी होगी ना अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है किसी कंपनी में। सर मैं वो अर्ज कर देता हूँ, असल में वहाँ पर है स्टेट के हिसाब से इसके लॉज हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप एलएलसी खुलवाते हैं तो शुरू में आपको अप फ्रंट पे नहीं करना पड़ता इतना, और वो उसके साथ कोई बैंक अकाउंट एसोसिएट करना है या कोई नंबर एसोसिएट करना है तो उसके चार्जेस दे के मंथली बेसिस पे आपने उसको रिटेन करने के लिए पे करना पड़ता है। $500 तक तो नहीं होता, वो थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो अमाउंट होती है। हाँ एग्जैक्टली, वो स्टेट वाइज है वो। जी, लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया या किसी और स्टेट की तरफ जाते हैं जहाँ पर वन टाइम एक्सपेंस है तो वो आपको $700-800 लगता है आपका, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी एक दफ़ा सेटअप हो जाती है। फिर एनुअली आपको रिटेंशन कुछ पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती। तो मैंने ये तजर्बा किया हुआ था वायोमिंग स्टेट का, तो बहुत बुरा फंसा था मैं, तो मैं पहले ही निकल गया उससे कि मुझे नहीं चाहिए कंपनी वहाँ पे। हमने रजिस्ट्रेशन और ये वो पता नहीं क्या कुछ करवा लिया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आसानी होती है। सही बात है, पैनामा में कंपनियां निकलेंगी डॉक्टर साहब की। अच्छा जी, आज हम बात करने, अच्छा आप जुनैर भाई कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आईसीपी के बारे में, तो ये हम आगे चलें? ठीक है, से आगे चलते हैं। ओके जी, राशिद भाई आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं? आपने अपनी आईसीपी के ऊपर जो काम किया है कुछ? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिमांड है जो मैं वैलिडेट कर सकता, लेकिन सेगमेंटेशन फर्क करनी पड़ेगी। स्टार्टअप्स थोड़ा सा बड़ा स्टार्टअप, अब मैं उसको कैसे डिफाइन करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में उसका क्रिटिकल मास जो है ना वो होना चाहिए कोई। तो आपके लिए डोंट यू थिंक द इनिशियल पॉइंट शुड बी कंपेटिटर एनालिसिस, क्योंकि वहीं से आप जज कर लेंगे कि ये लोग किस किस्म के लोगों को सर्व कर रहे हैं। कंपैरिजन, यू आर राइट, उस तरह की कंपनीज को ढूंढना अभी मेरे इस लिए, तरह के इंडिविजुअल्स ढूंढ लें फ्रैक्शनल पीएमओस के नाम से,
बल्कि हाँ। और डिफरेंट किस्म के आप इस पे ट्राई करेंगे कीवर्ड्स, तो आपको भी बल्कि नेक्स्ट आइडिया हो जाएगा। मैंने भी अपने आप को इसी नाम से जो लॉन्च मैंने करना। डिस्कस किया था ये तो है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क कुछ बना लिया हुआ है जो कि इसमें उनको रीच आउट करना है एज ए मेंटोर वगैरह, तो दैट आई प्लान टू डू के उसको करें। गुड। लेकिन ठीक है, वो तो चीज वैलिडेट ये करेगी ना डॉक्टर साहब दोबारा कि जी मैं इसको ये कहूंगा कि यार ये मेरी सर्विस ऑफरिंग है, ठीक है, तो मेंटर। लेकिन जो बात ये है कि जो आईसीपी की बात हो रही है ना, कि वो आईसीपी को तलाश करना कि अच्छा यार ये स्टार्टअप, क्योंकि अगर कोई एंटरप्राइज लेवल की कंपनी है, ठीक है, जिसको आप एसएमई कहते हैं, उसकी पसली होगी, वो फुल टाइम रख लेगा बंदा। आप समझ रहे हैं? तो ये भी हो सकता है कि अगर वो फुल टाइम रख ले तो मैं मैनेज सर्विसेज बेचता हूँ कि मैं, हाँ जी, मैं आपको देता हूँ ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर। राजेश भाई, जब हम इस स्टेज पे होते हैं ना, जब हमें क्लैरिटी नहीं होती हाँ कि मैंने जाना किधर है हाँ और अप्रोच किसको करना है, तो उसके लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंपेटिटर एनालिसिस का। आप अपने जैसे उन लोगों को या उन कंपनियों को पहले ढूंढ के एज अ कस्टमर उनके साथ इंटरेक्शन करें। आपको वहीं से काफी चीजें पता चल जाएंगी कि अपने आप को मुझे कहाँ मार्केट करना है, किसके सामने करना है और कैसे करना है। अभी यानी अगर आप कस्टमर वैलिडेशन के ऊपर थोड़ा स्ट्रक हो रहे हैं, ठीक है, हमारे हिपोथेसिस हैं कुछ उसके बारे में, इस लेवल का स्टार्टअप हो, फलां स्टेट में हो, हाँ इतनी उसकी फंडिंग हो चुकी हो या इतना उसका पोस्ट रेवेन्यू हो चुका हो, दीज आर ऑल अजम्पशंस, राइट। या तो आप कस्टमर वैलिडेशन प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट कर लें कि इस तरह की कंपनीज को एक्सेस करके बातचीत करके देख लें। अगर ये नहीं अभी पॉसिबल लग रहा तो फिर कंपेटिटर एनालिसिस पे चले जाएं। लेकिन हमें अब इसको वाइंड अप करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम दिस इज आवर थर्ड मंथ एंड वी आर नॉट क्लियर विद आवर सेगमेंटेशन, तो वी आर टू स्लो ऑन दिस। आई मीन पेस हमें थोड़ा अपना हाई करना हाँ, पड़ेगा। सेगमेंटेशन में खबर क्लियरिटी के बाद ही इज मोर ऑफ अ नैरोइंग डाउन सेगमेंटेशन। हाँ हाँ, आई मीन अब एग्जैक्टली हमने बेचना किसको हमें नहीं पता। देखिए, आई आई कैन से कि यार ठीक है मैं स्टार्टअप पे ही कर लूँ, हम्म ठीक है, और मैं शायद उसको वहाँ बेच भी दूँ, हम्म लेकिन मुझे उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं नजर आती। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा ये मैं भी देख रहा हूँ। है दूसरा। अगेन स्टार्टअप के लेवल को अभी तो आप नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं ना, अभी हम हाइपोथेटिकली ही तो सोच रहे नहीं, हैं, मैं ये यही तो तो कह मैथ्स रहा कर हूँ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे स्टार्टअप का, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे मुझे ये चीज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो स्टार्टअप बिल्कुल ही इन्फेंसी लेवल के ऊपर है, उस पे शायद मुझे नहीं मेहनत करने की जरूरत। मुझे उसका एक हाँ हाँ, उस पे करनी था, मैं इस हवाले से काफी तक मुझे मतलब तसल्ली है। अब ओके। मैं दूसरी बार ये सोच रहा हूँ कि वो क्रिटिकल मास वो क्या हो, वो क्रिटिकल मास क्या हो, तो मे बी जस्ट जस्ट प्लेइंग विद द jargon के उसको आप स्टार्टअप ही कहें या आप एक एसएमई कहें, दैट वुड बी वन थिंग। अगर वो खुद को स्टार्टअप के तौर पर रिकग्नाइज करवा रहे हैं तो दैट्स फाइन, वो तो कोई इशू नहीं है। एक इस प्रोसेस से मुझे ये ज्यादा हो गया कि अगर अगर कोई लेता भी चाहता हो तो बसाख तो अगर अगर उस्मान को ये चीज मिल जाए सेफ राउंड, हम्म लेकिन क्या मैं सोचता हूँ कि इट्स वर्थ इट। मैं तो कर लूंगा, $100 भी को दे रहा हूँ मैं। $100 साल का। वो रखा भी यकीन है, अगर वो आधा घंटा सर उन्होंने एक साल काम नहीं करना इस पे। आधा एक घंटा काम करने से काम तो उसने एक महीने में एक चंद आवर्स के लिए करके देना है, फीस साल के हिसाब से लेनी है कि पूरे साल के रिटर्न जमा करवा रहे हैं हम पे। हाँ तो काम पूरा साल नहीं करके देना, वो तो चांदे को आपने वो एंट्रियां करनी है और उसके बाद आई मीन ही नोज हाउ टू डू दैट, सो दैट्स व्हाई इज कंफर्टेबल विद दैट रेट। और कल को ही अपना रेट ऊपर कर लेंगे जब इनके पास इतना क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा। बल द क्रक्स इज के हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ चलें, कंपेटिटिव एनालिसिस भी करते जाएं और दूसरी तरफ से कस्टमर वैलिडेशन वाले काम भी करते जाएं, ताकि हमें क्लैरिटी आना शुरू हो जाए जी जी। किसको कहाँ से कैसे हमने अप्रोच करना है। असद का एक दफा थोड़ा सा व्यू पॉइंट ले लूं, उसके बाद आगे चलते हैं। जी असद, कल का कुछ आप बताओ, आपकी हमारी कुछ बातचीत हुई थी, तो डिड यू वर्क ऑन दैट? जी डॉक्टर यासिर, नहीं अभी मैं उससे इंटरव्यू ही अलाइन किया है मैंने। फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली उससे मैं मीटअप करूंगा जिससे हमने डिस्कस किया था। सो ही इज़ द पर्सन जिससे मैं पहले भी लिंक किया था जाके मेलबर्न में, एंड ही इज़ इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड अस द ऑटोमेशन लीड्स। तो उससे इंटरव्यू में बेस्ड ऑन जो हमने टेम्पलेट शेयर हुई थी तो उससे रिलेटेड मैं उससे क्वेश्चनिंग करके the idea would be to extract as much information as possible
इन टर्म्स ऑफ के कंपनी का, अगेन वही सारी चीज़ें, कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी के जो कंपनी का जो वर्क फ्लो है उसको समझ के, एंड देन उसके पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके कि उसमें हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उनको कैसे फिट इन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं अलाइन करने की कोशिश करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू डॉक्यूमेंट मोस्ट ऑफ इट, या ताकि मैं डिस्कस कर सकूँ। जबरदस्त। अच्छा अच्छा, कि हमारा एज अ डिलीवरेबल आउटपुट, जो आप कह रहे हैं कि इसको आप कर ले, तो उसको क्या है, इस डॉक्यूमेंट को फिल करना है। लेकिन इंटरेक्शन करने के बेस पे, और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉलम्स आपने फील्ड्स पूरी करनी है। आई मीन सफे काले नहीं हमने करने, हमने जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कंपेटिटर वाला ही है, कस्टमर वाला, आईसीपी वाला। जो मैंने मतलब जो मैंने पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच आउट करके करना, तो वो अपना कस्टमर प्रोफाइल करना है। हाँ 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 वो तरीके दो थे ना। हाँ तो अगर जो मैंने 3 इंटरव्यूज किए उसके हाँ, वो आईसीपी वाले में फिल करें आप। कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते। उसमें बस ये हमारी बात में चलेगी कि किस सेगमेंट के लिए आईसीपी आपको हर सेगमेंट के लिए अलग अलग बनाना है। जैसे जुनैर भाई लोगों ने भी बनाए हैं, तो पहले इनका मसला ये आ रहा था कि ये आईसीपी जो थे, बल्कि आप लोग अपने खुद बताएं कि क्या इसमें एक्सपीरियंस हुआ, हमने उसमें क्या हमारे मिसकॉन्सेप्शन थी। पहले ये था कि जो चीज सब आईसीपी बननी चाहिए थी हम उसको भी मिक्स कर रहे थे। इसको इन क्या मुराद है सब सब आईसीपी? आईसीपी से मुराद ये है कि लेट्स से कि जब हेल्थ टेक की बात कर रहे थे, अब उसके अंदर जो बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें स्टाफ ऑगमेंटेशन और टेक्निकल एरिया जो थे ना वो हम लोग मिक्स कर रहे थे। ऑडिट भी हो, स्टाफ ऑगमेंटेशन कुछ भी हो जो वो हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। फिर हेल्थ टेक के अंदर फिर मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं, किस किस्म की है, ईएमआर है, ईएमएलआर है, या कौन से लैब्स का काम है, किसका काम है, ठीक है। साइड तो भी करने लगे हो। हाँ, मैं ये तो सारी बना रहा है। ये आरसीएम आरसीएम हरसीम मतलब जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट वाला काम होता है वो कुछ करें। नहीं, नहीं नहीं नहीं, और चीज है वो जो इनका ऑलरेडी लीड नहीं चल रही वो। एक हाँ। लीड मैंने हेल्थ केयर क्लोज की भी है। नहीं वैसे अगर उसकी सर्विस क्या है, तो उसको पीछे जो बंदे बैठे होते हैं जो डेटा पंच करते हैं क्रेडेंशियल्स और नहीं सर, वो तो मेडिकल बिलिंग टाइप ये है। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे। हाँ, ओके। ठीक है, प्लेटफॉर्म उस पे डेवलप है। तो उसके बाद जो हम पेन पॉइंट्स वगैरह और वैल्यू प्रोपोजिशन वगैरह सारे डाल रहे थे ना, वो सारी एक तो एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे थे, और बहुत सारा जो था ना वो हम लोग बहुत सारी चीजें मर्ज करके डाल रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने उसको एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी मल्टीपल आईसीपीज बन सकती है, ठीक है। अब हेल्थ टेक के अंदर भी जो है ना, अगर आपने लेट से अगर आप एक ही हेल्थ टेक को दोनों को स्टाफ ऑगमेंटेशन और कॉलर देने लगे, आप इसको डिवाइड करना चाहिए, आपको इसको दो में जो है ना डिवाइड, दो आईसीपीज में एक सब आईसीपी बन जाएगी। हेल्थ केयर की होगी, हेल्थ केयर के अंदर ही फिर मल्टीपल आपकी लेयर्स आती जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिकली उसको, इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब मैं आपसे पहले मिला था तो मैंने आपसे पूछा था आपकी कंपनी की पोजीशनिंग क्या है, तो आपने कहा था आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आपको याद है, ठीक है ना। तो आपने कहा था हम किसी डोमेन में नहीं करते, जैसे कि हम किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के इंजीनियर या इंश्योरेंस, अब आप अपनी पोजीशनिंग डोमेन पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, कर रहे हैं, मैं बताता हूँ वो कैसे कर रहे हैं। अब सेगमेंट्स बना रहे हाँ, लेकिन अभी आपने जब आपने इसकी मार्केटिंग करनी है ना, इस सोल्यूशन को बना लेने के बाद या इसका डाटा ले लेने के बाद, तो आप हेल्थ टेक के तौर पर लोगों में जाकर अपने आप को करवाएंगे ना कि वी आर हैं। हेल्थ टेक फर्म या जिस तरह अभी जिस तरह लेट से हम कहते हैं हम ई कॉमर्स के डोमेन एक्सपर्ट, अगर उसका जो मैंने उस टाइम जो आपको जिस पर्सपेक्टिव से आंसर किया था ना, वो ये था कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन आ गया, हाँ, ठीक है, हम उस सोल्यूशन को डिजाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते टेक्नोलॉजिस्ट लेवल पे आपको याद है मैंने पूछा था, हैं। हाँ, तो आपने कहा था कि मैं ज्यादा करता हूँ बात सीटीओ से, तो मतलब इसको मैं ऐसे देखता हूँ बस आगे तो पर एक सीटीओ या सीईओ से दोनों से। हाँ, लेकिन मैं जस्ट सीटीओ, क्योंकि सीईओ अगर एक बड़ी कंपनी है ना, सेम प्रॉब्लम है, अगर बैंक है सेम प्रॉब्लम है। बैंक कहता है कि जी मुझे एआई का सोल्यूशन लगाना है, तो वो अपने सीटीओ को बोलेगा कि यार कि ये डिस्कस हो गया है कि एआई का सोल्यूशन लगाना है, और ये तेरी सरदर्द है किधर कौन सा लगाना, वो सीईओ की सरदर्द नहीं है। अब वो सीटीओ जो है वो आप जैसी कंपनी को ढूंढेगा, पूछेगा, और आप सीटीओ से बात करोगे एज ए टेक लेवल, ठीक है। अगर सीईओ एक लेवल में बैठा हुआ यार ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे क्लाइंट नहीं बढ़ रहे, मेरा वो फलाना नहीं हो रहा, और someone tells them कि this is you can solve it through this technology solution, so that is a different thing.
तो वहां आप जाते हो एज अ बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर। सो अब आप जैसे जाते हो वो हेल्थ टेक के प्रोवाइडर, तो आप जैसे ही उसके जाके बैठोगे ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एंड टू एंड हेल्थ के चैलेंजेस पता हो जी कि हेल्थ पे क्या होता है, ईएमआर क्या होता है, डोमेन बिल्कुल ऐसे ही। डोमेन का कहता है, इंश्योरेंस के क्या रूले होते हैं, फलाना क्या है। उसको इससे गलत नहीं होगा कि आप कौन सा पीएमएस बना रहे हो, किस तरह बना रहे हो। वो आपसे कहेगा क्या कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि जी मेरा जो भी प्रॉब्लम है कि जी मेरा इंश्योरेंस से क्लेम फेल हो सकता है। एग्जैक्टली। और इनका साथ मसला क्या है, इनको जो बंदा मिला हुआ ना वो नीम हकीम खतरा जान है वो हेल्थ सेक्टर से, और असल में वहाँ का एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट। लेकिन सिलिकॉन वैली के 4 लोगों से मिल लिया, स्टार्टअप्स के साथ बैठ गए, टेक वालों के साथ बैठ गए, कोई नई टर्म सीख ली, वो आकर इनके ऊपर डाल दी गए वो। तो इस तरह का बंदा ज्यादा इसलिए खतरनाक होता है उसको, खपाता क्योंकि वो फिर हर कॉन्सेप्ट पे इनसे भी 4 चीजें सीखते हैं, वहां जाकर रोब झाड़ता है। तो खैर, इनकी भी लर्निंग हो रही है, होने दें, अच्छी बात है। अच्छा, मैं आ रहा था इसके ऊपर आईसीपी की ना, सब आईसीपी के ऊपर। असद, क्या आपके लिए भी बड़ा जरूरी है समझना इस चीज को? आर यू विद अस? जी जी ओके। आईसीपीज में ना मसलन अब ये हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के एक खास लेवल के हॉस्पिटल्स को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब वही सोल्यूशन हो सकता है कि बाद में जो वहाँ के लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी चाहिए हो, क्योंकि वहाँ पर लीगल का भी रोल है उन केसेस को आगे कैरी करवाने में। अब है हेल्थ टेक से रिलेटेड सेम सोल्यूशन, लेकिन एक लीगल वाला बंदा उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसके लिए उसमें कुछ और वैल्यू होती है, जबकि हॉस्पिटल उसको किसी और एंगल से देखता है। बैकएंड पे सोल्यूशन एक ही है, थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन हैं। और एक और इसके अंदर आईसीपी बन रही थी क्लिनिक्स की, जो छोटे लेवल के क्लिनिक्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक दफा सोल्यूशन बना लिया तो फिर तो इनका हैंड्स ऑन हो गया। अब ये क्लिनिक्स के लिए अपना एक पूरा प्रोडक्ट बना के उनको वैसे ही उसको सेल कर सकते हैं, अदर देन दिस कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर वन पर्टिकुलर कंपनी। तो अब ये जितने भी लोग हैं सबके लिए सोल्यूशन तो एक ही चल रहा है ना पीछे, लेकिन हर एक की आईसीपी अपनी अपनी जब आएगी ना अलग, हम अगर हम ये कहें कि अगर इन्होंने फॉर इंस्टेंस लाहौर में न्यू हॉस्पिटल के लिए कोई सोल्यूशन डिजाइन किया है, तो क्या वही सोल्यूशन ये इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए भी कर लेंगे? आई मीन उसके लिए उसको उसी उसी बेस पे पिच करेंगे? नॉट एट ऑल। इकरा इज अ डिफरेंट आईसीपी, न्यू हॉस्पिटल इज अ डिफरेंट आईसीपी। उसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं दोनों के, है दोनों हेल्थ सेक्टर से। एक को कोर्ट की तरफ से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सपोर्ट, यानी उधर से सारी फैसिलिटेशन हो रही है, उसको उस एंगल से भी आना है। फिर वहाँ का पैनल और है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन लेवल कुछ और है, वहाँ पे सर्विंग, वहाँ पे स्केलेबिलिटी कुछ और है, वहाँ पर क्यू मैनेजमेंट कुछ और है। हम्म, तो मार्केट तो हेल्थ केयर की है, मार्केट हेल्थ केयर की है। कस्टमर दो हो गए ना, उसके हाँ, फर्क हो तो ये आईसीपी डिफरेंट हो गया ना, सेगमेंट सेम है। नहीं, तो अच्छा, लेकिन जब हम ताकत तौर के ऊपर इस लेवल पे बात करें तो हम तो सिर्फ मार्केट सेगमेंटेशन की लेवल पे बात करेंगे ना। नहीं, हम उसमें आईसीपी, मुख्तलिफ कस्टमर्स आ सकते हैं, तो उसकी हाँ डिमांड फर्क हो सकती है, इतना भी हो सकता है, आदिल भी हो सकता है, फलाना भी हो सकता है। लेकिन वो उनको अप्रोच करने के लिए उन सेगमेंट्स के अंदर ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। हाँ, वो तो फिर अब हॉस्पिटल के अंदर डिसीजन मेकर्स डिफरेंट होंगे, क्लिनिक्स के अंदर डिफरेंट होंगे, ठीक है। बट समझ की बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर एबीसी कंपनी ने कहा कि मेरा सीपी जब मैं समझता हूँ, तो वो कस्टमर को जो कह रहा है तो ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट की बात कर रहा है। अगर उसने तय कर लिया कि हाँ जी मैंने एक हेल्थ सेक्टर का एक सोल्यूशन डेवलप करना है, ठीक है ना, फिर वो कस्टमर जो एक आता है वो दूसरा आता है, वो ऑब्वियसली उसका थोड़ा बहुत फर्क ही होगा ना, बिल्कुल एक फर्क। थोड़ा तो अस्पताल ही ना। बहुत आई थिंक वाइटल एरियाज में फर्क होगा, लेकिन बड़े वाइटल एरियाज में फर्क होगा। मतलब अब लेट्स से अब आपको एक हॉस्पिटल, अब जैसे हम वहाँ पे स्टडी कर रहे थे कि जी अब डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बैठ के जो है ना वो चैट जीपीटी यूज करके बताया कि जी कितना जो है ना वो आते हैं हॉस्पिटल का स्टाफ स्टैंडर्ड क्या है। मैंने कहा जी जो एक सेग्रीगेशन हमारे पास आ गई है कि जी लेस देन 100 बेड वाले को स्मॉल हॉस्पिटल कहा जाता है, बड़े वाले को मीडियम, इस तरह से एक आ गई। अब उन्होंने कहा कि जी साहब ने लिखा हुआ कि जी
हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ है वो एक बेड के अराउंड 4 to 6 रिसोर्सेज का स्टाफ जो है ना रखा जाता है। क्लिनिक्स में वो साफ नहीं होता, अब उसे उसका रेवेन्यू, उसकी स्पेंडिंग जो है ना वो चेंज हो जाती है। मैं आपको मैं एक मिसाल के तौर पे ऊपर, मैं भी एक कंपनी आप बनाता हूँ, ठीक है, मैंने अभी तक कोई हेल्थ केयर का काम नहीं किया, और बाद में एक टेंडर खोला, ठीक है, मैंने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, आप गए, आपने कहा जी मैं पहले 2 अस्पताल आपको कर चुका हूँ, हमने इस वजह से ये कहेगा कि हाँ यार इसको मेरी इंडस्ट्री का पता है, इसको मेरी 70-80 चीजों का पता है, बाकी चीज मैंने पता नहीं। मैं आपको कहता हूँ हाँ यार मैं कर दूंगा, मैंने पहले कोई अस्पताल किया नहीं हुआ। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि वंस यू आइडेंटिफाई योर सेगमेंट कस्टमर, तो उसी सेगमेंट के है ना सर हम वही तो अर्ज कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको सेगमेंट उनका वही हेल्थ केयर का ही रहेगा ना। अब हेल्थ केयर में अब आप, मैं बताता हूँ, वो देखिए मैंने आईसीटी इसलिए खोली है। एक बड़े लेवल का एक जो कस्टमर है जो लार्ज या मीडियम साइज में आ रहा है ना, वहां की मार्केट के हिसाब से वहां पे कंपनी साइज, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स होंगे, इसके हिसाब से वेरी करेगा। क्यों कर रहे हैं हम इतना ज्यादा इसको डिफाइन? जितना ज्यादा हिट ऑन द नेल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा कैसे? अब जब इन्होंने इस ये यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने रिमोटली सारा कुछ एक्सेस करना है अमेरिका के अंदर। अब आप देखें वहां की कंपनी की लोकेशंस के हिसाब से इनकी एडवर्टाइजमेंट और सारी मार्केटिंग चलेगी। तो जो डाटा ही इनको, अगर ये सारे हेल्थ केयर का ले लेंगे, लिंक्डइन के पास इनके पास अप्रोच है, 150 मैसेजेस भेज सकते हैं एक महीने में प्रीमियम पे। अब आप अगर ये हेल्थ केयर का एक फिल्टर लगा दें कि मुझे चलो वाशिंगटन और टेक्सास के अंदर दे दो, वहां पर कोई सेग्रीगेशन नहीं अगर हमने की हुई अपने आईसीपी की, तो 150 मैसेज हमारा जाया होगा या हमें कोई रिजल्ट मिलेगा? या बजाय इसके हम इतना फिल्टर लगा दें कि यार इस लोकेशन के ऊपर इस साइज के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जो पेन पॉइंट है जो कि असल में हम यहाँ पे निकाल रहे हैं चीजें हर एक के लिए, उस पेन पॉइंट पे एड्रेस करते हुए मैं अगर कैंपेन करूंगा तो फिर मुझे कोई रेजोनेशन कस्टमर को कोई मिलेगी तो ही विल गेट बैक टू मी। एग्जैक्टली तो जब मैं एक न्यू हॉस्पिटल के पेन पॉइंट्स कुछ और होंगे, इकरा के कुछ और होंगे, साइज फर्क हो। साइज फर्क है, कस्टमर का वो स्केल फर्क है, उसकी फैसिलिटेशन में फर्क है, जो उनको सपोर्ट चाहिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें फर्क है। हम यहाँ पे ये जो सिस्टम बना रहे हैं ये एक पूरी अम्ब्रेला टाइप बना रहे हैं, 360 डिग्री टाइप, दैट विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स इफ नॉट 360। उसमें से इनके कंपोनेंट्स निकल आएंगे, पीछे चीजें वही पड़ी हुई होंगी। जैसे किसी एक ढाबे के ऊपर मसाला एक जैसा ही पड़ा होता है, उसके अंदर सब्जियां या कोई चिकन शिकन डाल के आगे से सब्जियों की सालनों की वैरायटियां बना लेते हैं ना, तो बेसिक रेसिपी इनके पास पीछे पड़ी हुई होगी। इन्होंने सिर्फ आगे फिर उसको अपनी आईसीपी डिफाइन करते हुए, अब देखिए मिड साइज या क्लिनिक्स के ऊपर ही चले जाएं, थाउजेंड्स में वो क्लिनिक्स निकलेंगे, तो उनकी तो मार्केट ही अलग हो जाएगी ना। इनको कंपेटिटिव एज है कि इनको रिसोर्स का मसला नहीं हो रहा, इनको सिर्फ मार्केट में उन्हें अप्रोच कैसे करना है और सर्व कैसे करना है, इसके लिए इतनी आईसीपी की बहस हो रही है। ओके असद, अब आपने मैं आप दोबारा आपके पास आ रहा हूं कि हमारी आपसे कल बात हुई थी कि सिंस यू आर नॉट एन एजेंसी राइट नाउ, आपने अभी तक शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम किया या जॉब्स पे काम किया है, प्रॉपरली उस तरह से नहीं काम किया हुआ ना जिस तरह एक सॉफ्टवेयर एजेंसी काम कर रही होती है। तो हमने इसके राइट। स्ट्रैटेजी कल डिस्कस की थी, तो कैन यू शेयर कि वो आपने उस पर कुछ, पहले वो आप शेयर करो बाकियों के साथ वो स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आपने उसको कितना डाइजेस्ट किया है, और दूसरा उसके ऊपर आपने कुछ काम किया है क्योंकि फ्राइडे को आपकी मीटिंग है आगे। लाइक कंपनी को प्रेजेंट कैसे करना है? हाँ लेकिन आपने अपने प्रोफाइल को कैसे प्रेजेंट करना है? या सो वो हमने यही डिस्कस किया था कि अभी सिंस लाइक आइसोलेटेड हमने एक ब्रांड उस तरह से नहीं सेटअप किया, तो हम अभी कोरिंग की अम्ब्रेला के अंडर ही चल रहे हैं, और सिंस वी हैव कोलैबोरेशन विद टीएसटी तो हम उसको उसी तरह ही पिच करेंगे। सर्विस टेक भी जो है वो कोरिंग का यूज़ करेंगे, और उसको हम प्रेजेंट भी, जो पहले भी हमने जो सेल्स मीटिंग की है उसमें हमने कोरिंग ऑस्ट्रेलिया के नाम से उसका एक्सटेंशन प्रेजेंट किया है, एन आर्म ऑफ कोरिंग डिवीजन, जो कि टीएसटी बैक्ड है। तो उसको इसी तरह ही पिच करेंगे हम, ताकि उसको हम काइंड ऑफ डेप्थ
दे सकें उसको पिच को कि बेसिकली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें हम अपनी डोमेन में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो इफ यू गो इन विद अ न्यू कंपनी विद अ शैलो सर्विस स्टैक तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो हमने इस तरह से डिस्कस किया था उसको। और इसके अलावा जो जिन वर्टिकल्स की हम बात कर रहे थे, जिन कंपनीज के साथ आप ऑलरेडी एज अ डेवलपर जिनको आपने सपोर्ट किया हुआ है, उसके बारे में भी हमने एक डिस्कशन की थी कि आप उन इंडस्ट्रीज के कैसे वैल्यू प्रोपोजिशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। राइट सो जिसका मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि इन द पास्ट जिस तरह हमने उसको जिस इंडस्ट्री को टच किया हुआ है, लेट्स से अगर मैंने यूएस कस्टम्स के साथ काम किया हुआ है, मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ काम किया हुआ है, तो उसको हम एक पूरी एक वेक्टर बना के एक डायमेंशन बना के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए हैं एंड देन वी कैन रिलेट इट कैसे टू कैसे बनाएंगे, मैं वो उस प्रोसेस को जानना चाह रहा हूँ कि वो आप कितना आप समझ चुके हैं उस प्रोसेस को। सो वो एसेंशियली यही है कि उसमें हम उनको प्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं जिस तरह अब जो ये कंपनी है ये एसेंशियली फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि यूएस कस्टम्स में जो कि हमने जिन इंटीग्रेशंस पे काम किया हुआ है, तो एसेंशियली दोज इंटीग्रेशंस आल्सो कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस प्रोसेस। जिस तरह ये ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिस तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो उनको हम रिलेट करके सेल कर सकते हैं जस्ट टू लाइक काइंड ऑफ कि हमारी जो नॉलेज है उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड वो ज्यादा है, और जिस जिस जो इंटीग्रेशन में टेक यूज हुई है उसको हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर मुझे सकते हैं। लगता तो है टेक से ज्यादा नॉन टेक पीपल एआई यूज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ना? क्या ख्याल है यार? मैंने कल इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आपके साथ सारी मैकेनिज्म उसका डिस्कस किया था। मैं सारा सिनेरियो बता देता हूँ। असल में दो चीजें हैं। अभी तो असद के पास एक नॉन कस्टमर है, उनके कुछ फ्रेंड में से जानने वाले हैं जिनके पास ये जा रहे हैं, एक लीड आई हुई है इनके पास। तो वहां पर ये कोरिंग का जो एआर की हमारी कंपनी है, जो जो उसको देख रहे हैं, वो उस कंपनी के ही डेक को लेकर वहां पर उनके पास जाएंगे। अब सवाल ये पैदा उठता है कि जिस तरफ ये जा रहे हैं, जिस कस्टमर के पास, उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, कंपनी कौन सी है, आई डोंट नो। तो दैट्स व्हाट ही नीड्स टू स्टडी फर्स्ट एंड देन सिंक्रोनाइज इट विद द सेल्स डेक गिवन बाय कोरिंग। अब कोरिंक ने क्या इस तरह के कोई चीजें उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट कोई चीजें उसके अंदर डाली हुई हैं या नहीं? तो दैट्स व्हाट ही नीड्स टू फर्स्ट आइडेंटिफाई। उसको ट्वीक करना पड़ेगा, कोई वैल्यू प्रोपोजिशन उसमें सजेस्ट करनी पड़ेगी, कोई ऐड करनी पड़ेगी, गैप्स को आइडेंटिफाई करके वहां हाइपोथेटिकली सही, लेकिन कुछ तो आप दें ना, जिससे अगला कस्टमर भी थोड़ा सा तो रेजोनेट हो ना कि हाँ, यू आर टॉकिंग वेल अबाउट माई इंडस्ट्री, आई नो। ठीक, इसका मतलब है तुम्हें कुछ आइडिया है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जो एक सोलो लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर रहा हो ना, कोई भी डेवलपर, उसके लिए बड़ा मसला हो रहा होता है कि वो कहता है कि मैं पीएचपी डेवलपर हूं, तो मुझसे पीएचपी बनवा लो, मुझसे काम करवा लो पीएचपी का। वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो जाकर अपने आप को फ्रीलांसिंग पे या अपवर्क पे अपने आवर्स सेल करने की कोशिश करता है, और वो हो भी रहे होते हैं, लेकिन एज ए सोलो एंटरप्रेन्योर वो बैठा हो, फ्रीलांसर बैठा होता है, अकेला बंदा होता है। अब वो इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता अपनी एक फ्रीलांसिंग को एजेंसी के ऊपर। उसके लिए एक छोटा सा हमने एक पाथवे, एक डिफरेंट पाथवेज हैं। आप इंटीग्रेशंस करते हैं, लाइक पार्टनरशिप्स कर लेते हैं, टीम्स के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, मिलकर एक प्रोजेक्ट को पिच कर लेते हैं और बना लेते हैं। ये एक अलग पाथवे है। बट शुरू में अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने किसी भी इंडस्ट्री का पूरा प्रोजेक्ट अगर उठाना है, तो वो मैं कैसे उठा सकता हूँ, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल शेयर की थी कि आप ऐसा कर सकते हो कि अभी तक आपने जितनी कंपनीज के लिए काम किया है ना, एज अ डेवलपर ही चाहे किया हो, उन कंपनीज की कोई ना कोई इंडस्ट्री तो होगी ना। उस राइट। इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट कुछ चीजें आप जीपीटी में डाल दें, उस कंपनी का ब्रीफ उसके बारे में डाल दें, या उस कंपनी का लिंक ही डाल दें, यूआरएल डाल दें उसमें, और उसके नीचे अब आप अपनी पूरी की पूरी जेडी डाल दें कि मैंने एज अ डेवलपर ये चीजें वहां बैठकर डिजाइन की थी, वो मैंने कोड किया था, मैंने डेटाबेसेस बनाई थी, उसमें ये हो रहा था। जितना आपको समझ में आता है, वो पूरी जेडी को जितना डिटेल में डाल सकते हैं डाल दें। जो जो आपको याद है, आपने कोई अचीवमेंट्स की थी वहां पे, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर लिए थे डेवलपमेंट के ही, वो भी डाल दें।
अब जीपीटी से कहें कि भाई मुझे इस कंपनी के, इस इंडस्ट्री के लिए मेरे सारे काम की वजह से जो इसको इम्पैक्ट मिला होगा ऑपरेशनली, कॉस्ट में, बेनिफिट्स में, आउटकम्स में, ओवरऑल उसकी कोई मुझे आउटकम्स इसके बताओ कि इससे इसको, इस कंपनी को आइडियली क्या फायदा हुआ होगा। अब वो आपको जो चीज बना कर देगा ना, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे ना, 5-6 पॉइंट्स बना दो, इससे ज्यादा नहीं। वो कोई वैल्यू प्रोपोजिशन टाइप चीज बना कर दे देगा आपको। अभी उसी चीज को आप उठाओगे और उसी इंडस्ट्री के किसी नए क्लाइंट के पास जब आप जाओगे ना कि मेरे पास इन चीजों का एक्सपीरियंस है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वैलिडेट कर लिया है, लेकिन आपने एटलीस्ट एक बेस अपनी जरूर बना ली है उस स्टैंड पॉइंट से जहां पर आप कह रहे थे कि मैं एक पीएचपी डेवलपर हूं। तो मैं, यानी जैसे पहले आप लोगों की एक पोजिशनिंग थी कि वी आर टेक्नोलॉजिस्ट, तो वी कैन बिल्ड एनीथिंग। तो जब हम ये कहते हैं तो हमसे हमारा कस्टमर ना कनेक्ट नहीं होता। जब हम उसके साथ कहते हैं मैं सीमेंट इंडस्ट्री में या मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मैंने ये काम किए हुए हैं, मैंने ये किया हुआ, उनका ये पॉइंट है, उनका ये किया हुआ है, तो फिर आपकी रेजोनेशन होती है, फिर वो कनेक्ट होते हैं आपके साथ, देन दे वुड लाइक टू टॉक टू यू। ठीक है सर? राइट, ठीक है ये जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जाने से पहले, जी, डेफिनेटली खास मैं तौर पे उनकी practice करूँ। इंडस्ट्री से रेलेवेंट जो चीजें कोरिंग के डेक में डालने वाली हैं वो डाल लीजिएगा। ठीक है, यस। ओके, अच्छा जी, अभी हम आ रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब हम बात कर रहे थे अगर हम आइडियली, अगर हमने कंपैटिटर एनालिसिस कर लिया है, हमारी आईसीपी भी बन चुकी है, तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं अपने आप को। यानी अभी हम पीछे बात करके आए ना कंपैटिटिव एनालिसिस की, तो वहां से हमें पता चल गया वो भी ये दे रहा है, वो भी ये दे रहा है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आप सेल्फ रीडिंग वाले हैं, कोई खास इसमें मेरे बताने वाली शायद ज़रूरत नहीं है। इसको कर लेंगे तो एक अच्छी पोजीशनिंग क्रिएट कर लेंगे। और अच्छा, ये एक बात है, ये मैं आगे बताता हूँ अभी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रेड ऑफ्स एंड डिफरेंशिएशन, फिर एबिलिटी टू सस्टेन यूनिकनेस, वो हमने रखनी कैसे है, एक्शनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। ये मसलन इसके कुछ कैटेगरीज हैं, पहले आप कैटेगरीज देख लें कि एक प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिफरेंशिएशन हो सकती है, कस्टमर सेंट्रिक डिफरेंशिएशन हो सकती है। इन दोनों में फर्क होता है। एनी आइडिया क्या फर्क हो सकता है? इसको मैं और जूम आउट कर दूं ताकि आप पढ़ ही ना सकें। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या हम ऐसा नहीं कर रहे होते? आपकी वैलिडेशन आप एमवीपी के थ्रू करते हैं। ठीक पहले हो, आपके पास एक आइडिया है या जैसे कि आपने कोई काम किया है कि सर्विस को रिकॉर्डाइज करके फिर आप उसको एमवीपी के थ्रू कहते हैं रिकॉर्ड बना के क्लाइंट से उसकी वैलिडेशन लेते हैं और किसी तरीके से उसको आप डिलीवर करते हैं। एक चीज है कि आप शुरू ही कस्टमर सेंट्रिक यानी कस्टमर की नीड को असेस करके और फिर आप काम शुरू करते हैं। ठीक। तो मार्केट में हर तरह का सर्विस प्रोवाइडर है, जरूरी नहीं है कि वो सारा इतना सिस्टमेटिकली जाता हो जैसे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है जुनैर भाई जो कल हमारी शाम को हो रही थी। कोकोमो से रिलेवेंट भी है इसमें। इसमें अगर लेट्स से मैं अगर थोड़ा सा ये ऐड करूँ और वैलिडेट करेंगे मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, कि लेट्स से एसएपी हो गया और बड़े जो ओरेकल हो गए, डायनामिक्स वगैरह हो गए, इनके जो सोल्यूशन है और ये लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इन सोल्यूशन बना रहे, ठीक है, वो कस्टमर सेंट्रिक हो और प्रोडक्ट सेंट्रिक वो जो एक बड़ी मार्केट सेगमेंट को, एक ओपन मार्केट सेगमेंट को दिखता है, वो प्रोडक्ट सेंट्रिक हो रही है। प्रोडक्ट वो है, यूजुअली प्रोडक्ट सेंट्रिक वो अप्रोच होती है, आपने एक सास प्रोडक्ट बना के बेच दी है, यानी कि जिसका मार्केट सेगमेंट बड़ा है मैसेज में तकरीबन एक ओपन ओपन है, वो चली जानी है ना, बन चुकी हुई है, बिक जानी है। अब उसमें जितनी ज्यादा आपने कर ली थी शुरू शुरू में डेवलपमेंट के दौरान, वो आपने करके दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ये कस्टमर सेंट्रिक नहीं है इतनी। एप्पल है, बिल्कुल भी कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, ये अपने ही उसके हिसाब से चलते हैं, कस्टमर अपने आप को ट्यून करता है उनके हिसाब से।
ये कस्टमर के हिसाब से ट्यून नहीं कर रहे। Product तो centric. एग्जैक्टली Product प्योरली प्रोडक्ट सेंट्रिक है वो। है यार कि एक काम ऐसे होता है, मैं इस पे डिस्ट्रप्शन करे, जैसे मिसाल के लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे और में ये उबर, देयर वाज नो नीड ऑफ उबर, कोई कस्टमर बोली कि समवन थॉट अबाउट इट कि यार ये एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट की जा सकती है अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर इनको ले जाऊँ। और कमाल ये कि गूगल मैप इस्तेमाल किया वो भी बना नहीं, उसके ऊपर एक की ये उसने एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया। तो एक करंट मॉडल जो कि चल रहा है तो उसने प्रोडक्ट बना दिया और वो हम सब इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन जो आपकी शुरू की सहमति थी वो बड़ी वैलिड है कि हाँ यार इसके कस्टमर हैं, यार ये सारे बुक कीपिंग करते हैं, सारे ये करते हैं, इनको एक बड़ा रोबस्ट किस्म का ईआरपी बना के दिया जा सकता है, ये सब इसके कस्टमर्स होंगे। मैन्युफैक्चरिंग वालों को। हाँ, और उसकी उनकी वो पॉलिसियां उनकी वो देख के वो एक्सपर्ट बिठाए होंगे और उनको कहा हुआ यार कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाओ और फिर बेचो। और तो ये बात है कि ए को बेचा, बी को बेचा, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की और वो लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये क्योंकि मैं हमेशा ही सोचता था जो एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ में आ रहा है कि कस्टमर सेंट्रिक है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर अभी नहीं तो इस फीड के बाद इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर निशात वालों के पास ये SAP पहले ही चल रहा होगा। अब मैंने उनको कन्विंस करना है कि आप ओरेकल पे स्विच करें, ठीक है। तो एक चीज उनका पहले चल रहा है और ऑप्टिमाइज है, सारी चीजें हो रही हैं, मैं उनको जाकर दोबारा कैसे बेच सकता हूँ? कस्टमर सेंट्रिक के अंदर इन माय ओपिनियन ये सबसे बड़ा मसला होता है। अगर तो आप मेरी पहली डेफिनेशन से एग्री करते हैं तो फिर दूसरा जो इसका मेजर पेन पॉइंट है ना, वो आप उस कस्टमर को हर बंदा अपना कस्टमर नहीं बना सकता। नहीं इसके बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। देखे हो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं जरूरी तो नहीं। पिछले दिनों आपने यूट्यूब पे तो एक जबरदस्त ऐड देखे होंगे क्लिकअप के, आते रहते हैं, वो जो जीरा के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो क्या जबरदस्त बात थी, उन्होंने टिपिकल आपके सवाल के जवाब के उन्होंने जीरा को वो एक बंदे के फॉर्म में बिठाया और वो क्लिकर वाले किसी को वो बुलाते हैं। प्रोडक्ट है, हाँ, नहीं, वो प्रोडक्ट वाली साइड पर वो फॉल करती है कस्टमर प्रोडक्ट। सेंट्रिसिटी थी ना उसकी, इसकी क्या थी कि क्लिकअप ने सोचा ये कि यार अगर हमने इस मार्केट में जाना है तो वही वाली बात है कि आपने जो ओरेकल की एग्जांपल दी है, तो अगर मैंने सैप को बाहर निकालना है और जीरा को बाहर निकालना है तो जीरा के जो इश्यूज हैं वो मैंने बेसिकली जो पेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने हल करना है। नहीं, अगर अभी आप देखिए, ओरेकल सोल्यूशन लेके जाते हैं और सैप लगा हुआ है तो फिर आप यही कहेंगे यार ये सैप बड़ा महंगा है, ये तो बड़ा रिजिड है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन बड़ी मुश्किल है, ये तो पुराने पैसे बड़े नहीं, देते हैं, यहाँ पे देखें फ्लेक्सिबिलिटी ओरेकल में ज्यादा है। जीरा में और जो क्लिकअप में ना, इनकी इंप्लीकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, इनकी माइग्रेशन एग्जिस्ट करती है, स्मूथ है, ठीक है, और माइग्रेशन की कॉस्ट भी नहीं है हाँ। सबसे बड़ी चीज। एग्जांपल दे रहा हूँ अब लेट्स से, और ये वैसे इसकी इसी के मुतबादिल एक मिसाल BMW और मर्सिडीज की है कि जो मतलब BMW से आ रहा है, मर्सिडीज ने नया मॉडल निकाल के उसको कन्विंस कर लिया इसको सेल, और उसकी माइग्रेशन आसान। इन इंडस्ट्रीज की, क्योंकि मैंने अभी एक तो जो हमारा बेजला एलन एक क्लाइंट है जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं, अब उसके पीछे SAP चल रहा है। मैंने एक्सरसाइज की थी उसके साथ, और वो SAP क्या चल रहा था, वो पूरा एक बड़ी फर्नीचर की इंटरवुड से बड़ी मार्केट है और बड़ी इंडस्ट्री, वो एक कंपनी है, ठीक है, और जो अपने सारे फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है। मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप इधर से ओरेकल नेटसूट पे आ, ठीक है, SAP से, बट उनकी इंटीग्रेशन इतनी टाइटली है कि वो इतना आसान, और उस रिजिड, वो बेशक ऊपर वाला जो डिसीजन मेकर है वो बहुत ओपन हो, हाँ। लेकिन वो जो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन है, हाँ हमें खुद फील हो रहा था यार हम उसको नुकसान ठीक है, लेकिन ये तो आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपकी टेलीकॉम ऑपरेटर है इन्हों के पूरे पूरे नेटवर्क जो पीछे लगे होते हैं, जब ये भारत आई थी तो इसका नेटवर्क पीछे नोकिया का लगा हुआ था, टेलीनॉर का नोकिया का लगा हुआ था, पूरा पूरा नेटवर्क से ब्रादर पे एक एक्सेस होता है, एक आगे होता है, पूरे स्विचेस होते हैं। अब हवावे के लगे हुए, अब वो क्यों लगाए उन्होंने? आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी माइग्रेशन है, किस किस लेवल पे वो इसलिए लगाते हैं। माइग्रेशन नहीं, वो अपग्रेडेशन है। नहीं, अपग्रेडेशन नहीं है, अपग्रेडेशन की जगह नोकिया के अपग्रेड नहीं होगा, माइग्रेशन है। क्यों नहीं होगा? नोकिया मार्केट से निकल गया, नोकिया महंगा बहुत है, हवा में सस्ता है। वो हिसाब ये लगाते हैं यार कि अगर हम इतने $100 मिलियन नोकिया को देते हैं, नोकिया सिमंस को देते हैं,
मैनेज सर्विसेज की बात में वो हवावे उनको पिच करता है गट लेवल के ऊपर, और फिर ऊपर से वो हर चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जापानी गाड़ी वर्सेस कोरियन गाड़ी, वो कहते हैं यार उसी कीमत में इतने ज्यादा फीचर मिल रहे हैं मुझे, तो हवावे इस तरह पेनिट्रेट करता है। आप यूं तो नहीं कह सकते कि नोकिया आज भी, आपको पता है टेलीकॉम की जो ये है उसमें यूरोपियन अमेरिका से भी आ गई फाइबर में सारा कुछ में, लेकिन नोकिया आउट किस तरह हुआ मार्केट से, हवावे चाइना सस्ता बहुत है। और वो तसल्ली देते हैं, वो कहते हैं यार वहां पे इस किस्म की, इसको टेलीकॉम इस्तेमाल कहते हैं, जिसको आप इंटीग्रेशन कहते हैं ना, इसे कहते हैं इंट्रोपेरोबैलिटी। इंट्रोपेरोबैलिटी कहते हैं कि जी पुराना स्विच लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है, वो हर किस्म की इंट्रोपेरोबैलिटी को कंफर्म करते हैं, लेकिन हिट करते हैं कॉस्ट पे। फिर हवावे में से एक सस्ता है जेटी, टेलीनॉर ने नोकिया लगाया, फिर जेटी पे आया, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ रुपीस के खर्चे हैं ये। जेटी को भी चेंज किया जब उनको डर लगा कि यार ये ऐसी बड़ा घटिया किस्म का, सस्ती चीज घटिया होती है ना, अब वो दोबारा पता नहीं किस पे है। तो ये करती है माइग्रेशन नहीं करती है, कॉस्ट पे करती है, कॉस्ट पे करती है। मैंने आपको बोला था ना कि मैंने आपने कहा नहीं आपको सारी बना लेंगे, पीएमएस वगैरह बना लेंगे, मैंने कहा मैं आपको बिजी रखूंगा, ठीक है, मसरूफ रखूंगा। मुझे हाँ, किस बात पे? अगले 4-5 साल मैंने आपको मसरूफ रखना है। अच्छा, वो ये वाले कस्टमर्स ये कॉस्ट बियर करें, मैं आपके साथ घर तक चलूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, चले। अच्छा, एक थी प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन, दूसरी आई कस्टमर की सेंट्रिक की, फिर आई मार्केट पोजीशनिंग एंड ब्रांडिंग डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर आप अपने फीचर्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा नहीं खेल रहे होते, आप अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर ऐसा खेलते हो कि कस्टमर आपको समझता है कुछ और है। फिर आ गई प्राइसिंग एंड फाइनेंशियल डिफरेंशिएशन और ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन। ये हमारी वही वाली है जो आजकल हम लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, थॉट लीडरशिप एंड एक्सपर्टीज डिफरेंशिएशन। मैंने इसका स्ट्रक्चर मिस कर तो मैं आपको अभी हम सारी एक्सप्लेन करते हैं ये होती क्या है, तो आपको ज्यादा अच्छा इसका क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को समझें कि जो भी हम डिफरेंशिएशन जिसकी बात कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई एक स्केल होगा, हम उसकी उस स्केल के हिसाब से उसकी बात कर रहे होंगे, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर यूजुअली या मार्केट के अंदर यूजुअली इसकी क्या स्केलिंग है, अपनी सर्विस की बात हो, अपनी ही सर्विस। मसलन मैं आपकी अगर आपने अपनी कोई सर्विस लॉन्च की है, उसके बारे में कोई इंडस्ट्री के कोई स्टैंडर्ड्स हैं या उसकी क्वालिटी को कहाँ से कहाँ तक रेट किया जा सकता है कि अगर 1 इज लो क्वालिटी, 5 इज इंडस्ट्री लीडिंग क्वालिटी। मैं अपनी सर्विस को खुद कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी खुद उसका आप ये देख रहे हैं कि मैं कहाँ पर उसको रेट कर या मुझे उसकी रेटिंग मिल रही है अपने एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ इवैल्यूएशन है। जैसे कि यार अपनी टीम की करेंगे, यार मैं आपको AWS का सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूँ, तो मेरी कंपनी जो रिसोर्स है किस क्वालिटी के लोग हैं। हाँ, तो दोबारा बताइएगा प्लीज। यार कि भाई AWS टीम की एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, हाँ, तो वो एक होमवर्क करते हैं, यार मैं देखूं से कि मेरी टीम कितनी कोई मार्केट के हिसाब से कंपेटिटिव है या कॉम्पिटेंट, हाँ, तो रेट करेंगे हाँ, वहाँ पे क्वालिटी सर्विस उसमें फॉलो करो। क्वालिटी में या डिफरेंट कोई भी आप उसका हेड लगा लें, लेकिन आप उसकी वैल्यूएशन ले रहे हैं सर। हाँ, ठीक। या आप समझोगे यार कि मेरी टीम जो है वो तो सर्टिफाइड है, तजुर्बेकार है, तो 5 पे है, सेम प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको याद होगा जुनैर भाई, आपने शुरू में किसी कंपनी का नाम ले रहे थे कि क्या वो हमारा कंपेटिटर है जो कि हमसे बहुत बड़ी है, कौन सी थी? एक्सेंचर। एक्सेंचर, ओके। उस तरह की जब हम कंपनी की बात करते हैं ना, जब हम यानी हम कहते हैं ना कि मैंने उसको कॉपी करना है या क्या वो मेरा कंपेटिटर है या मैंने उसकी तरह का बनना है, तो उसकी तरह का बनने के लिए हमने अपने आप से कुछ सवाल पूछने होते हैं। उन सवालों में से कुछ ये सवाल आते हैं, ये आप देखें कि मैं अगर मार्केट में खुद को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं ना, तो पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं किसी के बराबर कितना हूं, वो हमने कंपेटिटिव एनालिसिस में देख लिया। अब मैं देख रहा हूँ, ये पहले 2 कॉलम अभी छोड़ दें, इसकी तरफ आ जाएं। मैं जो क्लेम करना चाह रहा हूँ ना कि फॉर इंस्टेंस मेरी प्रोडक्ट में इनोवेशन आएगी 5th लेवल की, 5th ग्रेड की, जो कि इंडस्ट्री डिसरप्शन के पीक पे पहुंचा देगी। ठीक है, मेरी प्रोडक्ट इस लिहाज से इनोवेटिव होगी मार्केट में
कि अगर 1 to 5 हमारा एक स्केल है ना इनोवेशन का इंडस्ट्री के मार्केट में, मैं 5th लेवल पे पहुंच जाऊंगा। उसकी वजह से उसको लाने के लिए, उस इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेरा जाहिर बात है कोई ना कोई एक्सपेंस आएगा ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा ना मेरा, और मे बी को कैपिटल भी आ जाए। हाँ कि आपने, नहीं एक तो आपका करंट है ना, कि करंटली आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं, मसलन आप 3 पे हैं इस टाइम, आपने कहा कि नहीं मुझे इससे नहीं, मुझे समवेयर 4 अराउंड मैंने अपने आप को स्टैंड करवाना है, ठीक है। यानी कि 5 इज द हाईएस्ट वन। ये हाँ, ये Minimum हमने standard. एग्जांपल दी हुई है। अच्छा। आप इसको इंडस्ट्री में ट्रेंड्स देखते हैं ना कि यार इसको लोग कहाँ पे रेट करते हैं, इस खास फीचर को, मसलन प्रोडक्ट इनोवेशन ही आ गई, या कोई सर्विस क्वालिटी के लिहाज से आपने किसी को एवेलुएट कर रहे हो, सुपीरियॉरिटी है जी, अगर आपने उसको रैंक करना होगा तो 1 की कहीं कोई घटिया सी कंपनी, जैसे अभी वो बात कर रहे हैं ZT चीपेस्ट है, घटिया क्वालिटी आ गई लो में, 1 पे कहीं स्टैंड करती है। 5th पे आप समझ ले नोकिया या सिमंस कहीं स्टैंड करते थे। नाउ यू आर इन द सेम एरिया। अब आप देखते हैं कि मुझे बाकी चीजों में तो मैं कर लूंगा, यानी उस सिमंस के साथ compete, लेकिन मैं ना क्वालिटी के अंदर ना जो मेरी सुपीरियॉरिटी है, मैं 5th पे आके स्टैंड करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ख्वाब तो ठीक है, मिशन तो गोल अच्छा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये करने के लिए ये भी आइडिया है, या आपने खुद देखना होता है कि इसके लिए मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना एक्सपेक्टेड है। हमने यहाँ पे आइडिया लगाया है ना कि हो सकता है कि अभी करंट एक्सपेंस में से आप करंट जो आपका बजट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, उसका 3 to 10% लग जाए ड्यू टू एडवांस वर्कफोर्स एंड टूल्स, हो सकता है ना। और हम फिर ऐसी कोई भी इनोवेशन का डिफरेंशिएशन लाने से पहले उसकी आउटकम भी डिसाइड कर रहे होते हैं, कैलकुलेट यानी एस्टिमेट ही होता है वैसे ये, कि इसकी वजह से मेरे रेवेन्यू में कितना इजाफा हो सकता है, या मेरे ओवरऑल कस्टमर रिटेंशन में, या मेरी एफिशिएंसी में, या बाकी चीजों में, किसी भी कोई ना कोई तो मेरा आउटकम निकल रहा है ना। ये सारी ये जो डिम से फॉन्ट्स है ना, ये आपके हिंट्स के लिए हैं, जिस तरह हम पहली वर्कशीट्स में भी हेल्प के लिए हमने दिया हुआ होता है। यहाँ तक बात क्लियर है सर सबको? एक और चीज लेकर जो स्कोरिंग स्केल में आपने जो 1 है उसको एक लेवल दिया हुआ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, हाँ, और 5th वन को आपने इंडस्ट्री डिस्ट्रप्टर एक लेवल दे दिया। एक लो दे दिया, एक हाई दे दिया। ठीक है। यूजुअली इंडस्ट्री जो है 1 पे कहीं फॉल करती है इस एरिया के क्योंकि अंदर, सपोज। मुझे समझ में आता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डिस्ट्रप्टर के ये नंबर्स हैं। यानी ये ऐसा आप समझ लें कि हम, मैंने एग्जांपल के लिए डिफरेंट वर्डिंग बीच में जगह जगह यूज की है, कहीं कुछ कर रहा हूँ कहीं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपकी उस किसी भी फीचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो स्टेगनेंट ना रहे। ठीक है। अगर इंडस्ट्री किसी एक जगह पे लो क्वालिटी पे ही ऑपरेट कर रही है और 1 पे ही है तो फाइन, हो सकता है आपको 3 पे जाके ही प्रोडक्ट इनोवेशन में आप डिफरेंशिएट ही इतना कर जाएं कि आपको 5th पे जाना ही ना पड़े, आप 2nd या 3rd पे जाके ही इतना अच्छा कंपीट कर रहे हो। उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आपका एक्सपेंस एक्सपेक्टेड है, और आप उसकी उसकी वजह से उसका जो आउटकम है असल में आप उसको भी तो देख रहे हैं। प्रोजेक्टेड, सॉरी मैंने इसको रेवेन्यू लिखा हुआ है, लेट मी प्रोजेक्टेड, नहीं नीचे हमारा सिर्फ रेवेन्यू नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से ना इनमें हमारा मसलन ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज हो गया इतना, तो न्यूमरेट कहीं ना कहीं हो जाएगा रेवेन्यू पे, वैसे ही आउटकम है। तो 3 पे लेके जाना है, 4 पे लेके जाना है, तो यू वुड डू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो आपको बता हायर कर लोगे सर्टिफाइड, आप बोलोगे अब मेरी टीम के अंदर एक टॉप नॉच बंदा आ गया, तो जब वो हायर हो जाएगा तो देन यू कैन सेल इट बेटर at a premium rate and expect a better revenue and so better quality service and everything. Or you invest in your resources training or certification, वो भी expense आ गया, जब वो कर लेंगे then you can expect a better revenue or a better customer. Is my understanding right? Yeah. पर ये बैलेंस भी मेरे ख्याल इसमें होगा कि कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगा के मैंने क्या आउटकम लेना है। हाँ, अगर मुझे लगे कि यार ये लगा के भी मेरी आउटकम जो है बिलो 5% है, तो शायद मुझे इस इनोवेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो होगी हमारी भी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी उनके लिहाज से ना, कि हमने ये एस्टिमेशंस लगानी है।
लेकिन उससे पहले हमने ये जवाब भी अपने आप को देने हैं कि जो हम क्लेम करने जा रहे हैं जिस डिफरेंशिएशन को, इज इट ट्रू, इज इट रेलेवेंट इन दैट इंडस्ट्री, इन दैट नीश, इन दैट सेगमेंट, और इज इट प्रूवेबल। अब इसमें बड़ी मसले मसाइल आते हैं, जिसमें आप ये कह देते हैं ना फॉर इंस्टेंस कि मेरी जो सर्विस है ना, यानी हो सकता है आपके जो कस्टमर है उसको 24/7 की सपोर्ट नहीं चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए ना आप ये क्लेम कर ही देते हैं कि यार किसी ने को मुझे कॉल थोड़ी करनी है मेरे सेंटर में वीकेंड पे, तो कोई बात नहीं। तो आप क्लेम कर लेते हैं और आप ये डिफरेंशिएटर भी अचीव कर लेते हैं, ट्रू भी है, रेलेवेंट भी है, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर पाते जब वो उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। या आप इस तरह का कोई फीचर ऐड करने के बीच में क्लेम कर देते हैं कि जी मेरे पास ये वाला फीचर ऐड हो चुका हुआ है, जो कि मैंने फलां साइबर सिक्योरिटी टाइप मैंने कोई चीज़ ले ली हुई है, और ये टूल्स हैं, ये मेरे इंटीग्रेशंस हैं, लेकिन वो प्रूवेबल नहीं होते, और आपके उसके डिफरेंशिएशन वाला जितना आपने एज लेना होता है ना, वो वहाँ पे सारा खत्म हो जाता है। तो वी नीड टू आंसर आवर फर्स्ट, वी नीड एन आंसर कि इज इट ट्रू, इज इट रेलेवेंट, इज इट प्रूवेबल। अच्छा, लाइक्लीहुड ऑफ कंपेटिटर कॉपिंग। अच्छा, ये सारी की सारी ये हमें ऐसा बाजार लग रहा होगा कि यार ये मैं करके कर भी क्या लूंगा, किसी ने कॉपी करना होगा, मैंने लाना है ले आओ, फाइन, दुनिया में चलती हैं चीजें। बात ये है कि हम अपने आप को कितना रोबस्ट मॉडल बना के जा सकते हैं, और ये हमें अपने सारे बिजनेस की ना ट्रैकिंग दे रही होती है। आपको याद है बीएमसी की शीट अभी तक हमारी पेंडिंग है, ये सारी चीजें बीएमसी के ऊपर जानी है, इंटीग्रेट असल में ये वहां पर हो रही है। तो यहाँ पे हमारी एक लो लेवल जो इंफॉर्मेशन है ग्रॉस रूट लेवल की, क्या, हाँ, सर्विस की डिफरेंशिएशन जो है वो ज्यादा फर्क तो नहीं होती ना, वो तो क्वालिटी के ऊपर ही हो सकती है। असल में आपकी बात सही कह रहे हैं आप, उसमें ज्यादा सैस प्रोडक्ट जो आती है आ जाती है ना, उसको भी हम एज ए यहाँ पे सर्विस ही ले रहे होते हैं। हाँ, जो कि अभी नहीं आया वहाँ पे, एग्जैक्टली, कॉपी लाइक्लीहुड नहीं है। हाँ, लेकिन सर्विस तो मिसाल के तौर के ऊपर कोई डेवलपमेंट सर्विस है या आप क्या करते हैं, वो तो सर्विस ही है ना, वो सारे डेवलपर है, उसके अंदर आप नहीं, आप उसमें फिर आपका बिजनेस मॉडल आप उसका चेंज करते हैं। वो कैसे होता है, एक तो होती है कि आप अपनी सर्विस डिलीवरी में इनोवेशन डाल दी ना, कि यानी मैं, मेरी बात सुने, मैं अभी अभी रिसेंट जो हमारा यहाँ पर केस आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन होता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, नाम सुना हुआ होगा, तो थोड़ा आपको इसके बारे में आइडिया है, व्हाट इज दिस? हाँ, एग्जैक्ट, वो कैसे हो जाता है, इसकी हिस्ट्री है कोई सन 1700 की, मैडम ने शायद सुन ये पढ़ी हुई हो क्योंकि उन्होंने बहुत लिटरेचर पढ़ा हुआ है। चाय मंगवाएं आपके लिए, चाय, ओके। जो आपकी लैंग्वेज है ना वो मुझे बैफल करती है, तो मैं आई ट्राई टू कनेक्ट विद माय एरिया। vocabulary. There is nothing legal about WhatsApp language. आपकी ये जितनी भी डिस्कशन है, दिस इज एक तो ये सर्विसेज की नहीं है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, दिस इज मोस्टली अबाउट प्रोडक्ट। ये वाली ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन, इसलिए इसमें आपको यही लगेगा बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें अब मैं आपको सर्विस से रिलेटेड एग्जांपल देने लगा हूँ, जो कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन में आती है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी वो हुई कैसे थी इन्वेंट, अराउंड 1700 और 1800 सेंचुरीज, ये ना यूरोप में ना एक लगा करती थी सर्कस। उस सर्कस के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ करता था कि वही शेर, चीता, हाथी दिखा दिया जाता था, और लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर होता था, इंटरेस्ट लूज हो जाता था, यानी बस ठीक है यार, कौन देखेगा बार बार जा जाके। तो एक बंदे के जहन, जो एक सर्कस ओनर था ना, उसके जहन में ये एक आइडिया आया कि यार मैं ना अपनी मार्केट बड़ी लूज कर रहा हूँ, और सिर्फ एक सर्कस ऑर्गेनाइजर नहीं था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, और उन सबका आपस में कंपटीशन होता रहता था। बहुत छोटे लेवल, बहुत बड़े लेवल की नहीं हुआ करती थी, एक नॉर्मल लेवल की थी, जहां पर डिफरेंट लोग डिफरेंट वेन्यूज पे उसको करवाते थे कंडक्ट। तो ही केम अप विद एन आइडिया, उसने क्या किया, उसने सर्कस का एक एरिया जो था ना उसको थोड़ा स्क्वीज कर दिया उस पूरे एरिया में से।
फॉर इंस्टेंस इट वाज लाइक 20 कैनाल स्पेस, जिसमें से उसने कोई 4 या 5 कैनाल सिर्फ सर्कस के लिए ही स्पेसिफाई कर दी, या लेट्स से 7 to 8 कैनाल्स। बाकी की जो एरिया था उसके अंदर उसने डिफरेंट एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करवा दी। एक जगह उसने बुक कॉर्नर बना दिया, एक जगह उसने थिएटर बना दिया, एक जगह उसने कोई फन बच्चों के लिए कोई प्लेसमेंट अम्यूजमेंट टाइप कोई चीज बना दी। अब वो सर्कल जो थी, सॉरी, गेम्स डाल दी, हाँ कोई इस तरह की चीजें जिसमें फन एक्टिविटी, इंटर एक्टिविटी बीच में आ गई, इंटरेक्शन हो रही है ना ऑडियंस की। इससे पहले इंटरेक्शन ये एक मोनोलॉग टाइप चीज चल रही थी ना, वन वे एक्टिविटी चल रही थी। अब उसने उसको 2 डायमेंशनल कर दिया। अब उस नाम उसके सर्कस का है, लेकिन उसके जो सेलिएंट फीचर्स आ रहे हैं ना उसके एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो ये सारी एक्टिविटी आ रही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेड हिमसेल्फ टोटली आउट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि उसका कंपेटिटर सिर्फ और सिर्फ वही चीज कर रहा था जो उसकी डोमेन थी। अब ये इसमें इसने कोई प्रोडक्ट तो नहीं लेकर आया, ये सारी की सारी एक सर्विस थी, ठीक है। अब उसकी लाइक्लीहुड ऑफ कंपेटिटर कॉपिंग के चांसेस कितने थे? बहुत ज्यादा थे। उसके लिए उसके केस में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि बाकी लोग भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने थोड़ी फिजिबिलिटी बनानी है, वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना है, एंड यू कैन डू दैट। So similarly, प्रोडक्टाइज सर्विसेज है ना। वैसे मतलब मैडम ये हमारे टेक में ना एक चीज को कहते हैं प्रोडक्टाइज करना। जैसे मिसाल के तौर पे आज भी नया एग्जांपल दे रहे थे ना, मैं हेल्थ सेक्टर में आ रहा हूँ, say for argument he lands shelter like a customer, he starts doing the service to them, he might as well think probably 2 years down the road कि यार इसी चीज को मैं प्रोडक्टाइज ना करूं, क्योंकि मैं अब इस सेक्टर का पिता हो गया। और ये होने वाला है, ये हेल्थ में जो काम करेंगे आप उसके लिए कर रहे थे। एग्जाम्पल हमारे मुल्क में रेडसोल इतनी बड़ी कंपनी बनी है, उनका क्लाइंट था जिनको इंश्योरेंस लीजिंग का एक उनका कस्टमर बनाने के लिए आए, उन्होंने उसको प्रोडक्टाइज कर दिया, उन्होंने कहा आज के लिए बनाया तो हमने, और देन रेस्ट ऑफ हिस्ट्री वी स्टार्ट सेलिंग इट। आपके हमारे पीओएस जो जगह जगह आप रुलते फिर रहे हैं, ये पहले कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के तौर पर ही बने थे ना। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, ये हमारे अब जो हर ठेले पे लोगों के पास पड़े हुए हैं, इतनी इतनी मशीन हैं, तो ये सारे वही थे ना असल में। my opinion is solution. A solution can be coming out from a product or a number of products, ठीक है, and it can be a collection of services, ठीक है। हाँ, अब SAP या Oracle एक प्रोडक्ट है, हर इंडस्ट्री ने उसको पकड़ के अपना सोल्यूशन बना लिया। अब जो मेरे ज़हन में, अब ये जो अभी मैं तो वैसे भी आधा घंटा पहले उठ के जाने लगा था, ये शीट देख के मैं बैठ गया इनकी बातें सुन के, क्योंकि ये वो बातें हैं कि जो मेरा इवेंचुअल गोल है, जिस साइड पे जाके मैंने असल में डिस्कशन स्टार्ट करना है, ये वो सारी बातें हैं कि जो आपको जो है ना एक SME से एंटरप्राइज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं बैठा यही सोचूं कि ये सारी चीज़ें अगर लेट से वही जो मैंने केस स्टडी पहले शेयर की वैसले आने वाली, कि अगर लेट से हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस मैंने उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, आपने हुआवे और नोकिया की मिसाल देते हैं, अब मैंने इस तरह के कस्टमर बेस के अंदर जाना है, जिस तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव है सेंचर में, तो सेंचर के लिए मुझे इस तरह के कस्टमर्स के साथ पहले खेलना, अपनी सारी ये जो इन्होंने जितने भी नंबर्स लिखे वो मैं क्या वो सारे स्टेप्स लूंगा कि मैं वहां पे जाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो अच्छा, मैं डर गया जब इन्होंने कहा ना, मैं बातें सुन के बैठ गया, क्या मैं क्या लो जी है कि मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ये असल में बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन ओके। है ये। अरे डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली जब जो मार्केट के जैसे क्या कहते हैं वो क्या होती है सेगमेंटेड, इसका एंट्री
बैरियर वगैरह कम होता है, उसको कन्वर्टेड करते हैं काम। असल में डिफरेंशिएशन से ना हमारे जहन में सबसे ज्यादा एक आधा यूएसपी पॉइंट आता होता है, यूनिक वैल्यू, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है, वो एक होती है, दो होती हैं, और हम उसमें हम यही सोचते हैं हमेशा कि यूएसपी शायद यही होती है कि मेरी कॉस्ट कम है या मेरे पास 3-4 फीचर ज्यादा हैं। हाँ, हम इससे बाहर डिफरेंशिएशन को सोचते नहीं है। हाँ साथ बैठे हैं, तो आपको याद होगा मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि टू अ सीआईओ वेरी लार्ज बैंक trying to sell my services and he said to me, अच्छा तुम्हारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? तो बैठे वो मैं उसके सारे मिलते देखे, मैंने सर वैल्यू प्रोपोजिशन यही है कि वी आर द एक्सपर्ट इन दिस एरिया। यानी उन्होंने आपसे शायद वैस पूछा था, ये आपके सामने पहले बताया था, एंड यू आर नॉट गेटिंग कि व्हाट इज वैस। वैस नहीं बड़ी ये तो पता है कि वैस वैल्यू डिफरेंस होती है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये वैस मेरी यही है कि मैं इसका पानी हूँ सारे को कहते नहीं वो तो है तुम्हारा वैस के वैस के अंदर वैस के पर कस्टमर दे मैं भी कहता हूँ वो सीआईओ है, आई कुड नेवर थिंक अबाउट इट कि देयर भी बता वो तो ठीक है तुमसे क्यों लोग पर वैस किया मैं नाम लेके मैं नाम लेना चाहता हूँ बस भी बड़े बैंक का सीआईओ मैं बोला आप बता दें फ्री क्या दे फ्री क्या दे अपनी डेफिनेशन बनाएंगे। एग्जैक्टली मैंने सर पकड़ लिया मैंने कहा यार ओके। अब ये जब हम प्रोडक्ट या कोई सास प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं, ये कल को उस्मान जावेद साहब हो सकता है अपना एक सोल्यूशन बना के डाल ही दें, ये स्टार्टअप्स के उसके ऊपर करके ना, वैसे तो बनी हुई है ना बड़े बड़े सोल्यूशन, शायद ये अपना एक छोटा सा ऐसा प्रोडक्ट ही बना लें जो इन जैसी ही बुक कीपिंग फर्म जो हैं वो आगे उसको आउटसोर्स कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ वहाँ के लोगों को कैप्चर करने के लिए, ये भी बना सकते हैं। हालांकि उस तरह के बड़े बड़े इंटरनेशनल हैं, लेकिन उसके अंदर और इनके अंदर कुछ फर्क होगा। कल को आप अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इस तरह का टूल बना सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस की वीक की ले तो हर एक सब्सक्रिप्शन की हमें वो एडिशनल कॉस्ट थी ना, बड़ी अलग अलग लेनी हाँ होती। हाँ तो फिर जो शीट्स यूज नहीं करे वो मैंने खुद बनाई है एक्सेल वाली, जिसमें सारे वो क्या बात, एक हमने भी बनाई हुई है स्टार्टअप वाली। मैं जोहो का फ्री वेस कॉल करता हूँ वॉइस भेजता हूँ मैं जोहो से करता हूँ। सर हमने भी आप लोगों को ना आगे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का एक काम करवाना है, तो आप वो वाली जो शीट देखेंगे ना, उस शीट को अभी हमने एज अ डिजिटल उस तरह नहीं रखा कि इसको सेल करें, लेकिन हम उसकी थोड़ी सी खूबसूरती में और थोड़ा उसकी फॉर्मेटिंग हम वैसी कर देना, तो इट इज अ सेलेबल टेम्पलेट। तो इज दिस अ सर्विस और इज इट अ प्रोडक्ट? इतनी वो फाइन लाइन है ना। सर्विस भी होती है हाँ और वो सही कहता है कि कल अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन होती है, हाँ ठीक है ना। अब हमको चलिए आप लोगों ने सुना क्वालिटी का नाम सुना KUALIT एक ALM है, डिफेक्ट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, पीछे का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटेटिव कंपनी है ना, उनका प्रोडक्ट KUALIT क्वालिटी और डिफेक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट केसेस देखते हैं। अब वो उन्होंने उसको ALM बना दिया, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, वेरी गुड प्रोडक्ट। तो लेकिन वो सर्विस के साथ बिकता है, हम उसका डेमो देते हैं और वो पसंद करता है तो साथ सर्विस भी जाती है कि अच्छा यार कस्टमाइजेशन कर दो, इसको जोहो से इंटीग्रेट कर दो, इसको जिवा से इंटीग्रेट कर दो। तो बेचा आपने क्वालिटी है लेकिन साथ सर्विस भी जा रही है, तो आपने बेचा लाइसेंस है उसका लेकिन सर्विस भी जा रही है, तो इट गोज हैंड इन हैंड। गुड। चले, इसमें ही आपने बात करें ना कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, वो प्रोडक्ट की हद तक इसमें भी शामिल होती है। सस्टेनेबिलिटी एथिक्स है, और ये बाकी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के ये कुछ मेजर्स हैं वो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस ऑफरिंग है, डिफरेंट चीज, इसमें से आपने अपनी चीजें निकालनी है कि यार हाँ मेरी ये लिस्ट है, ये 5 चीजें मुझे सूट करती हैं। हमने जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन के अंदर आप खेल सकते हैं ना, वो यहाँ पे डाल दिया है। एक्सेप्शनल कस्टमर सपोर्ट, सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस, लॉयल्टी, रिटेंशन, फ्रिक्शनलेस ट्रांजैक्शंस, ये खास तौर पे आपके वाले केस में बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। फिर जब फिनटेक के अंदर आप वो सोल्यूशन दे रहे होते हैं उसमें आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए होता है।
बगैर किसी बैरियर के, डिले के, ओटीपी फौरन आए और आपने कर दिया, ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन इजीली हो रही है, या ट्रांजैक्शन किसी भी किस्म की हो सकती है, वो कोई स्कैन करें। हाँ इस तरह की कुछ भी हो, स्कैनिंग हो रही है, कहीं इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, लॉग इन लॉग आउट, एवरीथिंग। जब लॉयर के पास जाता है वो समझता है मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करके दे दिए, बस इतनी सर्विस मेरे पास आया, सर मुझे अपनी जरूरत बताइए, मैंने उसके हिसाब से इसको क्यों दे कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया। लेकिन अगर आप उसमें CLM ऐड कर देते हैं, आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ टाइम मैनेजमेंट भी करके दे रहे हैं उसको, तो ये एडिड है ना, ये आपकी सर्विस ही की अगली सीढ़ी है, अगली सीढ़ी है सर। इसी तरह बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो रिजल्ट की का तेजी से मिलना है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता है, ये probability हाँ जब बिजनेस success में high है। फंसता है ना किसी लिटिगेशन में, तो उसके लिए टाइम बहुत लगता है, क्योंकि वो हिसाब लगा रहा होता है कि मेरे 50 लाख फंसे हुए हैं इस लिटिगेशन में, और अगर ये 6 साल फंसे रहे तो स्वाप हो जाएंगे, तो बेहतर है कि मैं बाहर से नेगोशिएट करके इस बात को यही खत्म। वहाँ टाइम इज ऑफ द एसेंस। इसी तरह किसी की बेल होनी है, वो तो एक दिन भी अंदर नहीं रहना चाहता, वो उस लॉयर को की सर्विस पकड़ेगा जिसके बारे में उसको पता है कि उसका बेल ऑब्टेनिंग रेट अच्छा है। फ्रिक्शनलेस ट्रांजैक्शन, लेकिन जो ये देखिए ना, इसका जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, पहला कॉम्प्लिकेटेड है, फिफ्थ पे आप सीमलेस एंड इंस्टेंट हो रहा है। क्या वैल्यूज जो है ना वो एनवायरनमेंट क्या है कि जो वो जिसके अंदर ब्रीड बच्चा जो है ना वो ग्रूम होगा, लेकिन हमें पता कैसे चलता है? नहीं तो वो जो एग्जिस्टिंग उसके बच्चे हैं पीछे बैंक लगाया होगा उसने, कोई एफोर्ड तो नहीं कर सकता। लॉयर्स वाली साइड पे आई मस्ट से कि हमारा काफी बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और भी शायद मैं आपको कुछ डिस्कस भी करता हूँ, मेरे जीवन में क्या हुआ था। ये जो कस्टमर केयर वाली चीज है, लॉयर्स के अंदर ये चीज मिसिंग है। ये लॉयर्स ना वो, आप जी हमारी इतनी फीस है, आप भी फीस देते हैं, आप फीस दे देते हैं, अब 4-5 साल बैठे हुए हैं, कस्टमर कह रहे हैं भाई काम हुआ जी, वो ये मसला हो गया, जज छुट्टी पे चला गया, जज बीमार हो गया, जज का ट्रांसफर हो गया, अब ये फ्रांच दूसरी तो ये अब पूरे हमारा माशरा देख लें कि जी आप ये अगली कहते हैं ना, वकील ने अगर वो केस सॉल्व कर दिया, वो खुद कहाँ से खाएगा फिर। मजबूरी में जाती है। I will not defend lawyers, क्योंकि ऐसे ऐसे लॉयर्स भी हैं जो आपसे पैसे लेते हैं ये कह के कि तुसी कितने साल चला, वो कहता है 10 साल इन्हों तलाक नहीं होने बंदी रहे, तो वो इसी बात के पैसे लेते हैं कि वो उस केस को आगे चलने नहीं देते। नहीं, अब देखिए ना, और दूसरी पार्टी कहेगी मुझे 3 महीने में चाहिए, अगर दूसरी पार्टी कहे ना कभी डिफॉल्ट करेगा, ना कभी ये होगा कि वो आवाज पढ़ने से 10 मिनट पहले वहां खड़ा ना हो, ना वो दूसरी साइड को करने देगा। बड़े जो जुड़ार बात करें, ये भी लॉयर है कि अगर उनका लॉयर है, ठीक है, इनका इनका ये चाहते हैं जल्दी हो जाए, और लॉयर दूसरे कोई पार्टी पर पैसे भर ले कि यार पकड़ते हैं, ऐसे लॉयर्स होते हैं। ये भी है। मैं लॉयर्स आर ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दे आर एज करप्ट। नहीं मैं समझता हूँ कि लॉयर्स का जो है ना ये सारा सिस्टम जो है ना, मॉडल बिजनेस मॉडल में चेंज होने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना इंसाफ नहीं मिल रहा, ये बैलेंस नहीं है। अब मेरा जो प्राइम फोकस है वो विरासत वाले जो केसेस है ना, खास तौर पे दूसरी तीसरी जनरेशन आ जाती है, और ये दादा पर दादा के जो है ना वो सॉल्व नहीं होती। रिस्पेक्ट टू दी दादा पर दादा, ये शरारत शुरू वही से हुई होती है। हमारी उम्र कहते हैं मर जाएंगे हाथ से नहीं छोड़ेंगे, कोई ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, कोई लिखेंगे नहीं बिल, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे। उसी तरह ये एक तरह से एक बड़ी बुजुर्गों की सेल्फिश अप्रोच नहीं होती कि हमारे बाद आपस आप ही देखी जान के ऐसी तरह चले जाना। नहीं तो अपना रख के नहीं आप कर सकते इतना, अगर आपके पास इतना होता है, थोड़ा सा वो सस्टेनेबल आप अपना मॉडल करके।
नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है। जी, ये वो एटीट्यूड है जो सल्तनत के तौर बहनों को पैसे नहीं देने, बहनों को जायदाद नहीं देनी, फिर वो गुच्छा बन जाते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि बाय लॉ एंड बाय ऑपरेशन ऑफ इस्लामिक लॉ कोई मर गया और उसकी बेटियां हैं तो उसको तो ऑटोमेटिकली जाएगा ना। फिर उसको छीनने के तरीके, फिर उसको ब्लॉक करने के तरीके, फिर पटवारियों को की तरफ 45 साल ये चढ़ा, 45 साल बिना मुझे बता रही है। लॉ इज एज गुड एज पीपल। इसीलिए अपने सगे और मतरे भाई के साथ जीत गए। 45 साल बाद, लेकिन अभी भी उनके 5 किले जो है उन्होंने जिसको आगे बेचे हैं जो कि नहीं निकले मुरब्बे थे, इधर गुजरावाला के साथ एक लाख है अहमदाबाद, वो बहुत ही आगे कीड़ा हुआ है। Anyway, तो वो जिसको उन्होंने बेचे वो कोई रिटायर्ड जज है, अगर किसी को हाथ में बुला वो आज तक नहीं मिले वापस। लेकिन 45 साल के बाद इसका लॉस तो क्या ये ओके जी, चलें टाका मार थोड़ा वाइंड अप कर लें इसको हम। मार्केट पोजीशनिंग और ब्रांडिंग डिफरेंशिएशन में जाके, अच्छा ये वाली जो कस्टमर सेंट्रिक थी ना, ये यूजुअली तब आप अडॉप्ट करते हैं व्हेन यू आर प्लेइंग लॉन्ग टर्म इन द मार्केट। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक विजन होता है कि यार मुझे 2-3 साल ये काम करना, उसके बाद आई एम आउट ऑफ दिस मार्केट। ये ऐसे लोग भी होते हैं, जिंदगी का वो नहीं कुलिया बनाकर आते, सारी जिंदगी यही करना है। तो वो इस चीज के ऊपर बहुत कम फोकस करते हैं, ये कस्टमर सेंट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। वो मार्केट पोजीशन जी, और मार्केट हाइब्रिड करनी होती है और फिर उसको कॉपी करके हाँ वो फिर उसको कैप्चर किया। ये पिछले दिनों, पिछले 1 साल में आपने देखा होगा बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर्स की सेलिंग शुरू हो गई थी। डिड यू नोटिस ऑन वेबसाइट्स और फेसबुक टाइप थी, एड्स चलते थे, गूगल एड्स चलते थे। फेसबुक पेजेस चलते हैं, हाँ कम्युनिटी पेजेस हाँ वगैरह ये चलते क्या हैं होता है कि एक बूम आया अचानक ना, कि हम आपको ना ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ, रनिंग ई कॉमर्स स्टोर विद कस्टमर बेस बेच देते हैं। इन्वेंट्री का खर्चा आप उठाएं, अगली इन्वेंट्री जो भी आएगी, और कस्टमर सपोर्ट या जो भी ऑर्डर टेकिंग है, डिलीवरी है, वो उसके लिए हम आपको सपोर्ट कर देंगे। हम उसमें आपको एक साथ ऑपरेशनल कॉस्ट में, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा ना स्टोर का, उसमें से 25% हम रखेंगे जब प्रॉफिट होगा। अदरवाइज ये हम चलाते रहेंगे, आपकी इन्वेंट्री का स्टॉक और ये भी, वो खर्चा आपने खुद पे करना है। और ये ऐसे ऐसे इसमें फ्रॉड हुए हैं ना, ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं, यानी शॉपिफाई वजह में सोचा भी नहीं होना कि मैं चीज बना के कस्टमर की कन्वीनियंस वास्ते, तो वो उसको एक्सप्लॉइट किया गया ना इतना बुरे तरीके से। शायद आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो कि शॉपिफाई पे एक स्टोर का डेटा जो है ना, अगर आपका एक ही अकाउंट है ना, तो आप उसी स्टोर का डेटा अपने कोई और अकाउंट बना लिया है ना, तो उसके जितने भी इंप्रेशन हैं आप दूसरे स्टोर पे माइग्रेट कर सकते हो। समवेयर शॉपिफाई मेड इट इजियर फॉर यू कि आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, आप एक स्टोर बंद करोगे, आपको माइग्रेशन चाहिए होगी, चलो आप यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ। उन्होंने इसी को बिजनेस बना लिया, जो यहाँ के लोग सेलर थे। उन्होंने क्या किया, मैंने स्टोर बना लिया ना कॉस्मेटिक्स का, कोई कॉस्मेटिक्स के स्टोर पे पाकिस्तान में क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं, बहुत कम है। तो कैश ऑन डिलीवरी पे अब आपके पास ये नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में ये ऑर्डर प्लेसमेंट हुई थी या नहीं। अब आपने ये मार्केट पोजिशनिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपने ऐड चला दिए। ऐड चलाने से क्या होता है, उसका एक आरओआई आता है। आरओआई क्या आता है कि फॉर इंस्टेंस आपको तकरीबन सीपीसी इसका देखते हैं, जब ये 2.5-3 रुपए पे आ जाए ना, तो ये समझी जाती है कि बड़ा अच्छा ऐड चला है। ठीक है, तो आपका 100 रुपए के रेवेन्यू में से ना, 100 रुपए के बजट में से ना, कोई 25 से 30 रुपए मार्केटिंग ले जाती है। अब वो मार्केटिंग की वजह से ना आपको आपके स्टोर के क्लिक 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 मिलते हैं, आइटम्स बॉट 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 ये आता है शॉपिफाई स्टोर पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। एक्चुअल में हो ना हो, वो क्लिक पे आ जाता है। ठीक है, वो क्लिक की हिस्ट्री को माइग्रेट कर लिया जाता है दूसरी तरफ कि ये देखें इतना कस्टमर आया हुआ है, उन्होंने इतने का ऑर्डर प्लेस किया था, और रियलिटी में वो 1.5 लाख नहीं, वो शायद 3,000 रुपए की सेल हुई हो। और उस डेटा की बेस पे हम स्टोर्स की ना बिकने यहाँ पे बड़े शुरू हो गए। कॉस्मेटिक स्टोर रनिंग है, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स का स्टोर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया है। प्रोग्रामर की तो हाँ, वो फीचर गलत इस्तेमाल किया उन्होंने, बेचारों ने तो बड़ी अच्छी चीज बना के दे दी शॉपिफाई ने। खैर, तो ये जी पोजिशनिंग ब्रांडिंग डिफरेंशिएशन, ये नहीं मैं कह रहा कि इसमें लॉन्ग टर्म वाले नहीं आते, वो भी आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म जिन्होंने चलना होता है ना, वो यूजुअली इसमें से छोटी सी एक चीज को उठाते हैं
और निकल जाते हैं। अब आप इसमें से देखेंगे, इसमें से बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हुए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टिंक्ट मार्केट नीश, बहुत ही स्पेशल है, यानी आप बाकी की सारी प्रोडक्ट आपकी सेम है राय साहब, सारी प्रोडक्ट आपकी सेम है, सारी सर्विस सेम है जो मार्केट में है, लेकिन आपकी मार्केट नीश बहुत ही वेल डिफाइंड है। उस नीश के हिसाब से अपना मैसेज ट्यून करते हैं, उसी नीश को सिर्फ अप्रोच करते हैं, यू स्टिल स्टे डिफरेंशिएटेड। और ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन हमेशा किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट या ईमेल कैंपेन के क्लेम में ही जाए। ये आपके एक वे ऑफ अप्रोचिंग देम, उसमें भी यू कैन बी डिफरेंशिएटेड। आप वो एक मॉडर्न स्टाइल में किसी को अप्रोच करना भी एक डिफरेंशिएशन है। रेपुटेशन एंड अथॉरिटी अपनी डेवलप कर लेते हैं, कल्चरल लाइफस्टाइल, इसमें से हम देखते हैं यार मेरे साथ कौन सी अलाइनमेंट होती है इन तमाम चीजों में से। ऑब्वियसली ये सारी कभी भी नहीं हो सकती। प्रिंसिपल एंड फाइनेंशियल, अब डिफरेंट किस्म के प्राइसिंग मॉडल्स हैं। ये सारी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, आप ये सारे नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए ना इतना कुछ करना। मैं अभी तक जितनी आपने चीजें बताई हैं हम्म। रैक स्पेस पे चलती हैं सारी। इफ यू आर अवेयर अबाउट रैक स्पेस AWS का कॉम्पिटिटर था एक जमाना, अराउंड लाइक 2009 टू 2012, ठीक है। और यकीन माने मैं रैक स्पेस का सबसे ज्यादा फैन था AWS की निस्बत। उनकी कस्टमर सपोर्ट, उनकी प्राइसिंग मॉडल्स और उनकी जो मशीन की क्वालिटी थी, जो VM से, वो AWS से कई गुना ज़्यादा बेहतर थी। द ओनली इशू वाज कि जी AWS वाज चीपर और उसका जो है ना मार्केट शेयर जो था ना वो ज़्यादा था। तो आप तो कह रहे हैं इसकी कॉस्ट कम थी रैक्स की। इन अ लॉट ऑफ वेज ऑल टुगेदर जो है ना वो AWS की जो है ना, क्योंकि उसके पास बल्क में था, वो बल्क में खेल रहा था। AWS जायंट है, आपसे एक 50 गुना बड़ी कंपनी है और एक छोटी कंपनी ऑपरेट कर रही है। रैक स्पेस के केस स्टडी देखे जाए अपने मार्केट सेगमेंट में वो दे वर कंपीटिंग एवरीवेयर। और क्या कहते हैं, उनकी जो कस्टमर सपोर्ट ये बाकी सारे एरिया से बहुत से देवर सुपर, उनका कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हुआ ये कि इवेंचुअली AWS ने रैक स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर ली और फिर वो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रैक स्पेस ने, अगर आज भी उसका नाम लेता है तो वो AWS के मशीन और VMs उसकी सर्विसेज जो है ना वो लगाना स्टार्ट सेल करना स्टार्ट कर दी। जो ये सारी चीजें आपने अभी बताएंगे, अभी 100% ये उसके ऊपर जा रहा है। मैं चूंकि उसको जानता नहीं हूं तो आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट। बहरहाल अभी पहले लिस्ट पूरी हो लेने दें, हो सकता है कि ऐसी लकी कंपनी निकल आई हो, लेकिन यूजुअली जो है ना वो जब यहाँ पर कुछ कर लेते हैं ना, या इनमें से कुछ कर लेते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं यूजुअली, या प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए वो उस तरह की डिफरेंशिएशन या वो उनके लिए रिलेटेबल नहीं होती या प्रूवेबल नहीं होती। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमने ये वाले क्राइटेरिया भी देखने हैं, सिर्फ ये फीचर नहीं देखना कि असल में ये हम कहाँ जाएंगे, इसमें कहाँ आएंगे, इसमें कहाँ आएंगे, ये ऐसे नहीं है, नहीं। तो असल में ये बात है, उसे देखने में ये तो हम सारे कहते हैं ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। ओके, सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मुझे सर्विसेज को असल में कहाँ पर रख कर बेचना है, किस प्लेटफॉर्म से जाना है, चैनल कौन से यूज करने हैं। फिर अल्लाह आपका भला करे, वर्टिकल इंटीग्रेशन हमारे इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी जब हम लोग काम कर रहे होंगे। रिस्क रिडक्शन फॉर कस्टमर्स, थॉट लीडरशिप, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम अपनी थॉट लीडरशिप को, एक तो लिंक्डइन तो हमारी एक अप्रोच है ना, ये डीप डोमेन एक्सपर्टीज, लेकिन इसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। आपने 100 जगह पॉडकास्ट में चले गए, आपने वेबिनार्स करवाने शुरू कर दिए, आपने कोई सेमिनार करवा दिए, न्यूज़पेपर के मैगजीन में कोई आर्टिकल देना शुरू कर दिया, उसी कम्युनिटी में जहाँ वो पढ़ा जा रहा हो, जहाँ पे आपने कुछ बेचना है। तो अपनी एक्सपर्टीज अब आपने किसी ना किसी तरह लोगों तक कन्वे करनी है कि वी आर वेरी मच इनटू दैट। अथॉरिटेटिव आप उसकी आपकी प्रेजेंस कितनी है, कंटेंट ड्रिवन कितने हो। देन कंपेटिटिव मार्केट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को हमेशा, एक ये तो सबको पता है, पायनियर होने का आपको हमेशा एडवांटेज तो मिलता है।
फर्स्ट मूवर होने का हमेशा डिसएडवांटेज ही मुझे तो लगता है कि होता है। अब ये एक डिफरेंट ओपिनियन है, अब जरूरी नहीं है। जैसे मोबिलिंक आया तो फर्स्ट मूवर ही था ना पाकिस्तान में एज अ जीएसएम, तो उसने बहुत लेकिन एडवांटेज लिया। लेकिन वो एडवांटेज इस तरह से लिया था, उसने गवर्नमेंट के साथ ये मुआहदा किया था कि इतनी देर तक आप किसी और को, मेरे कॉम्पिटिटर को आने देंगे ताकि मैं मैं अपने कॉस्ट पूरी करूं, तो ठीक है ना। नहीं तो उसके बाद भी अभी आप देख लें, अभी भी आप देख लें, वो जीएसएम नहीं ना था। ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है उसमें रिस्क तो होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर अपनी नंबर में बात आ रही थी कि उन्होंने था सिटी बैंक सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लेके आया पाकिस्तान, जब तक वो निकले नहीं थे सबसे बड़ी बेइज्जती उनकी। वो इतना जो हाई एंड था उठा के वो बाबू जितनी बड़ी है उन्हीं के पास थी। उनको जब वो बेच के गए, हम एचपी को बेच के गए, एचपी को बेच के गए। अच्छा, हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट सारा कुछ सेम है, कुछ उसमें फर्क नहीं है, आप ये एग्रेसिव मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे चले जाते हैं ना, आप बजट ही इसके ऊपर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, जिसको टिपिकल पाकिस्तानी बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। मैं इसके बड़े अगेंस्ट हूँ। या आई मीन आप प्रोडक्ट पे और सर्विस पे टका नहीं खर्च रहे और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर। ये कौन सी वो सिम सर्विस चल रही है, ऑनिक है वो क्या है, उसकी इतनी कंप्लेंट मैं देखता हूँ, मुझे तो आज समझ नहीं लगी वो कर क्या रहे हैं। मॉडल बड़ा फील्ड लगा है, मैंने 2 सिम्स ले ली, मैंने कहा शायद भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन है। अब वो मैं उसको यूज भी नहीं कर रहा हूँ और वो सिर्फ इंटरनेट बेस्ड है, बाकी चीजें मुझे चाहिए नहीं है। तो वो जी मुझे, क्योंकि मैंने अपना सिर्फ वो 5 सिम का जो था वो फिल करना था, तो मैंने वो 2 सिम्स ले ली। मैं कहा मुझे हर महीने में 2000 दे ही जाऊँ उसके, और मैं यूज भी नहीं कर और कोई नंबर भी आपको लेना पड़ता है उसमें, कोई डेजिग्नेट रहा। होता सिम का नंबर है। ये बेसिकली पता है क्या है, ये तो कहते हैं ये डिजिटल स्पेक्ट होता है, ये डिजिटल इसका नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं। इन्होंने यूफोन के नेटवर्क का यूज कर रहा या है। किसी यूफोन का कर रहे हैं या मोबाइल का कर रहे हैं, किसी का कर रहे हैं, आपको नहीं पता। है, यू फोन का कर रहे हैं वैसे शायद। एनीवेज, हो सकता है इधर यूफोन कर रहे हो, इस्लामाबाद में किसी और कर रहे हो, उनके साथ उन्होंने कर लिया हुआ है, उसके ऊपर एक लेयर बना के वो आपको बेचते हैं, पीछे नेटवर्क किसी होगा इस्तेमाल नहीं तो इससे कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है? आई मीन कस्टमर जो सिम यूज कर रहा था उसको क्या चाहिए? सर्विस की करेंगे, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। यही मॉडल है वर्जन में एक्सपीरियंस नहीं आ लेकर डिजिटाइजेशन है। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन मुझे नहीं पता, मैं तो डिफरेंट पैकेजेस दे दिए उन्होंने। पैकेजेस दे दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूफोन ने क्यों इनको बेचा। यूफोन के तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है ना, दे आर गेटिंग। लेकिन यूफोन का कस्टमर से कैमरा हो सकता है। ये वो कंपनी, ये मॉडल नया है, ये पहले आया है। ये बेसिकली एक सिंगापुर की कंपनी है और इसमें ना एक मोबिलिंग का पुराना बड़ा खास एक बंदा है, मार्केटिंग का उसका नाम है बिलाल, बहुत मशहूर आदमी है सिंगापुर में। वो उसको की सिंगापुर की कंपनी में इससे पहले सऊदी में भी किया है। वो ये करते हैं कि कभी कभी होता है कि जैसे यूफोन है ना, उनका ना हो सकता है कि प्री पेड जो है ना वो अच्छा हो, पोस्ट पेड ना अच्छा हो, तो नहीं बेच सके किसी वजह से। ये कहेंगे यार ये पोस्ट पेड तुम्हारा जो है ना इस सेगमेंट का ना या इस एरिया का ना हम इसके थ्रू उठा लेंगे, पीछे नेटवर्क तो लगा हुआ है जैसे आपको। तो जो फोन कहता है ठीक है यार मेरा तो पोस्ट पेड चलता भी नहीं, तो ये कोई बात नहीं पीछे चला, तो वो इस तरीके से कर लेते हैं। सही। वही बात है, हमने मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी बेस पे जाकर उन्होंने सबसे ठीक है। अच्छा, और इसमें एक बड़ा जरूरी होता है कस्टमर एक्विजिशन एफिशिएंसी। इसके ऊपर हमें जितनी ज्यादा, कई दफा कस्टमर हमारा लीड कस्टमर जो है ना, थोड़ा सा हम लेट कर देना प्रोसेस को, वो भाग जाता है। तो ये बहुत दफा होता है और इसको बड़ी टेंशन देने की जरूरत होती है। तो 6 मिनट का होता है, अगर आप 6 मिनट के अंदर अंदर उसको पकड़ लें लीड को, तो प्रोबेबिलिटी है। हाँ, क्योंकि शुरू के प्रपोजल जो हैं वो उसके सामने पहले पहले आने हैं। चाहे आपको बहुत अच्छा हो तो फिर लोग आपको रात को बैठे होते हैं। एग्जैक्टली। और कंपेटिटर वीकनेस एक्सप्लॉयटेशन के, जहां आपने कंपेटिटर एनालिसिस किया है और वीकनेसेस पता लग गई हैं, अब आप उसी की बेस पे ही जाकर मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ्स बनाकर तो उस पर शुरू हो जाओ। ये हमारी
सारी चीजें हैं इंटरकनेक्टेड, लेकिन अभी जब जब तक हम वो एग्जीक्यूट नहीं ना कर पाएंगे पूरी तरह, तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो नाउ इज द टाइम कि अब हम थोड़ा सा इसको गेयर अप कर लें। ये इसके बारे में ही जी। बेचने के लिए कहाँ तक पहुंच जाए तो कि जब स्टार्ट करने, अभी आप कहते हैं कि बेचना है बेचना। एक मिनट मैं बताता हूँ मैडम, आप कब तक आएंगी कल? मुझे भी एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना है। आप चलो बता दें। आपने कब तक आना है? नहीं नहीं, हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। मैं कल हमारे 3 बजे मीटिंग है। टाइम नहीं होता। हमारी कल 3:30 बजे इस पे वो बुलाया हुआ है वो पुराने- कॉन्ट्रैक्टर्स। 3 से 4 3:30 से वो 5 तक जाएगी बड़ा। चलो हमको खाना हम खिला- आप 2:30 बजे तक आ जाएं। मैं 2 बजे आ जाऊंगी पहले आपसे। चलिए ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा सर, वो आप कह रहे थे कि कब कब हम समझते हैं कि अब हम लॉन्च कर दें? हाँ मतलब कि अब ठीक है, इसको फिनेस करते रहे आज तक। हाँ हाँ हाँ, वो आपके साथ ये सारा पैरेलल प्रोसेस है। हम आप में से किसी को नहीं कह रहे कि अभी लॉन्च ना करना, करें लॉन्च। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जिस तरह अब आप ऑलरेडी कोशिश कर तो रहे हैं लॉन्च करने की, वो आप सीवी भेज के कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सीवी के बजाय ना प्रॉपर अपना एक पोर्टफोलियो उस तरह का बनाएं, प्रपोजल बनाएं। ऑर्गेनिक हुआ तो मैंने मिराई का और लिंक्डइन का पेज भी बना। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है जिसकी मैं मिसाल देने लगा हूं, लेकिन लोगों ने सेलिंग करके पोस्ट रेवेन्यू हो चुके हुए हैं। ये सारा प्रोसेस कोई नहीं किया हुआ किसी ने। कैसे? ये पिछले दिनों एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ कोवर्किंग स्पेस में कोई 4 लड़के आए थे, शायद अहमद अवैस भाई ने बताया हो। देवर पोस्ट रेवेन्यू बाय होमलाइन, होम ऑनलाइन ट्यूशनिंग इन क्लाइंट्स इन यूएस। और क्लाइंट कैसे ले रहे थे? गूगल एड से। और गूगल एड चलाने के बाद लैंड कहाँ करता था? नो लैंडिंग पेज, ओनली फोन नंबर या ईमेल, एंड दे वर चार्जिंग $100 पर आवर। हाँ, क्योंकि वो बच्चों को आपने असल में एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उनको 3 महीने पहले याद आता होता है। अमेरिका में चला देते थे। मैंने पूछा क्या क्या कन्वर्जन रेट क्या होता था तुम्हारा? कहता था हो जाता है हमारा कोई $200-300 के ऐड के पीछे कोई 1500 की हमें सेल मिल जाती थी। तो हमें इससे पहले थोड़ी स्टडी जरूर की होगी उन्होंने, लेकिन उन्होंने हिट एंड ट्रायल किया, उनको रिजल्ट मिल गया, उन्होंने आगे चला लिया। नाउ दे वर लुकिंग टू डेवलप एन एजेंसी, सेट समवेयर फॉर्मली, डेवलप अ वेबसाइट, प्रॉपर एक मॉडल बना। था तो शुरू कर दिया था काम में। मिडिल ईस्ट से एक आध फिर एक कनाडा से, लेकिन जानने वाला हूँ, लेकिन मार्केट शार्केटिंग की थी, ग्रोसरीज बांटे थे। तो मैं ग्रोसरीज खुद बांटे मैंने। एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, अभी हमें इससे बारे में तो कोई बात नहीं हो रही। बाहर जाके और सर मैं आपसे सिंक अकेडमी में बाहर सर सर सॉरी। सिंक करूंगा मैं आपसे कॉल। हाँ बिल्कुल, ओके सर, अल्लाह हाफिज। लाहौर ग्राम इस फाइव वाला